आई होप सो यू आर गाइज डूइंग वेल। तो क्या करने वाले हैं आज के सेशन में? आज के सेशन में अपन जो अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसकी जो जनवरी 25 से रिलेटेड आरटीपी है वो रिलीज हो चुकी है, तो वो अपन यहाँ पे करने वाले हैं। अपन ट्राई करेंगे इसी सेशन में अपन सारे केस सिनेरियोज और सारे क्वेश्चन इसी सेशन में अपन खत्म कर लें, ठीक है। तो मैंने एनालिसिस कर लिया है यहाँ पे आरटीपी का। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, अपने स्टडी मेट से रिलेटेड ही है। बस एक क्वेश्चन है जो अपना वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का है, वही थोड़ा अलग है, लेकिन अपन उसको अच्छे से मैनेज यहाँ पे कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर एमसीक्यू की बात की जाए तो दो एमसीक्यू यहाँ पे दिए हुए हैं जो मतलब ज्यादा टफ नहीं है, अपने स्टडी मेट में ही दिए हुए वैसे ही यहाँ पे हैं। लेकिन जो केस सिनेरियो है भाई साहब, आईसीआई ने बहुत अच्छे लेवल का यहाँ पे केस सिनेरियो सेट किया हुआ है, तो अपन उसको बहुत अच्छे से करेंगे। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लेना कि अपन को जो एग्जाम में अपना केस सिनेरियो आएगा उसके लिए अपन को 20 मिनट्स यहाँ पे क्या करने हैं, अलॉट करने हैं, ठीक है। 20 मिनट से ज्यादा का टाइम यहाँ पे नहीं लगाना है। और अगर मान के चलिए कि अगर आईसीआई ने जो अपन को अपना आरटीपी में दी हुई है केस सिनेरियो, अगर ऐसा अगर बहुत किस्मत खराब रही तो आ जाएगी। अगर ऐसी केस स्टडी अगर एग्जाम में आती है तो अपन को 20 मिनट्स में क्या करना है, जो क्वेश्चन अपन से स्ट्रेट फॉरवर्ड बन रहे हैं वो अपन को करना है, और जो नहीं बन रहा है आगे बढ़ना है वो छोड़कर। क्योंकि अगर आप इस ऐसी केस स्टडी में अगर फंस गए तो ये मान के चलिए आप 40 से 50 मिनट्स आपके चले जाएंगे और आपका आगे का पेपर बिगड़ सकता है, ठीक है। तो अपन को क्या करना है कि 20 मिनट्स में ही ट्राई करना है, जितने बनते तो ठीक है, अगर नहीं बनते हैं तो अपन को आगे बढ़ना है। और बाकी अगर ठीक ठाक केस स्टडी आ गई तो अपन को अच्छे से सॉल्व यहाँ पे करके चलना है, ओके। तो आइए अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना। देखिए एक अपना इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो दे के रखा है यहाँ पे, बाकी आगे चलते हैं। तो एक यहाँ पे एमसीक्यू देके रखा है डिविडेंड डिसीजन से रिलेटेड, एक अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड यहाँ पे देके रखा है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन से और इस अगर इस केस स्टडी की बात की जाए तो वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड है, और एक अपने यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। स्टार्ट करें, देखिए एक मिनट। देखिए Sambal Limited, a leading FMCG company having its current presence in more than 150 Tier 1 and Tier 2 cities in India. The stores are operating in the brand name of Gomart, competing with Reliance Fresh, Walmart, Big Bazaar and other chains. क्या कह रहे हैं, संबल लिमिटेड एक एफएमसीजी कंपनी है, ठीक है। एफएमसीजी का मतलब क्या है, यहाँ पे एफएमसीजी का मतलब जो कि सिर्फ फिनिश गुड्स में डील का मतलब फिनिश गुड्स में ही ट्रेडिंग करती है, ठीक है। मतलब जिनके पास रॉ मटेरियल डब्ल्यूआईपी का कुछ काम नहीं रहता, जैसे आप बोल रहे हैं ना कि यहाँ पे जैसे कि किससे कम्पीट करती है, रिलायंस फ्रेश से, वॉलमार्ट से, मतलब जो कि अपना होलसेल अपना क्या बोलते हैं गुड्स लेके आते हैं और उनको सेल करते हैं, ठीक है। आगे owing to the increase in demand from the tier 3 cities and rural areas, it is planning for massive expansion and is contemplating to open up additional 50 stores which will have variety of FMCG प्रोडक्ट। क्या कह रहे हैं कि जो मतलब जो डिमांड है इनकी इंक्रीज हो रही है कहाँ से, टीयर 3 से और रूरल एरिया से। इसके लिए वो क्या करना चाह रहे हैं, एडिशनल 50 स्टोर्स यहाँ पे ओपन करना चाह रहे हैं। आगे the CFO and his team estimate that the fund needed for the massive expansion would be rupees 200 lakh per store. Such fund would be utilized for buying out a space and setting up a store, buying the other required fixed asset etc. क्या कह रहे हैं यहाँ पे जो CFO है और उनकी टीम है वो यहाँ पे कह रहे हैं जो अपना फंड के नीडेड है, मतलब इस एक्सपांशन के लिए कितना जरूरत है, यहाँ पे 200 लैक्स की जरूरत है पर स्टोर के लिए, है ना, पर स्टोर की बात यहाँ पे कर रहे हैं। और जो अपना इस फंड से वो यूटिलाइज कहाँ करेंगे, फॉर बाइंग आउट स्पेस एंड सेटिंग अप स्टोर्स। आगे सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रोवाइड अ रेवेन्यू सब्सिडी ऑफ 15% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इफ द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डजंट एक्सीड 10%। क्या कह रहे हैं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करेगी, 15% सब्सिडी देगी ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब जितना भी ग्रॉस प्रॉफिट है उसका 15% यहाँ पे सब्सिडी देगी अगर इनकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, मतलब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब जो क्यू है, अगर वो 10% से यहाँ पे एक्सीड नहीं करती, ठीक है। आगे चलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दी अबव, CFO and his team required an estimate on the additional capital needed base for a smooth running of a fixed asset and its daily operation। क्या कह रहे हैं कि इसके अलावा जो CFO और उनकी टीम है वो यहाँ पे एस्टिमेट लगा रहे हैं एडिशनल कैपिटल के लिए जो नीडेड है कि वो क्या करेंगे, उसके लिए फिक्स असेट और डेली ऑपरेशन के यहाँ पे चीज चाहिए पड़ेगी। Based on their market research,
they have collected the other information for each stores which as follows. क्या कह रहे हैं कि जो एवरेज मतलब जो उन्होंने क्या किया है यहाँ पे रिसर्च वगैरह की है उसकी उससे पता चलता है कि जो एवरेज सेल्स है यहाँ पे वो कितनी रहेगी, वुड बी ₹120 lakh per annum with a GP margin of 18%. Customer pay through a different digital mode and channel including point of sale system. ठीक है, पीओएस का मतलब यहाँ पे क्या है, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, मतलब जो यहाँ पे तुरंत पेमेंट होती है ना, मतलब डेबिट कार्ड से क्रेडिट कार्ड से उसको अपन पॉइंट ऑफ सेल यहाँ पे बोलते हैं. विच जनरली टेक्स अप्रोक्स 9 days फॉर द फंड टू गेट क्रेडिटेड इन द बैंक अकाउंट. क्या कह रहे हैं कि एवरेज सेल्स कितनी है 120 लाख रहने वाली पर एनम, जीपी मार्जिन 80% है, और कस्टमर जो पेमेंट करता है मतलब डिफरेंट डिजिटल मोड से करता है, और जिसमें कि अपना पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम भी यहाँ पे है. अगर पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम मतलब जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से अगर पेमेंट होता है तो उसमें कितना टाइम लगता है बैंक में आने में, 9 days यहाँ पे लगता है. मतलब जिनका एवरेज कलेक्शन पीरियड अगर माने तो डाटा से कितना हो जाएगा यहाँ पे, 9 days यहाँ पे हो जाएगा. आगे 15% of the customer use debit and credit card to make the payment. यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो मतलब जो 15% कस्टमर है वो क्या यूज करते हैं यहाँ पे, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड का यहाँ पे, मतलब डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से यहाँ पे पेमेंट करते हैं. तो मतलब अगर 15% यहाँ पे किससे सेल हो रही है, मतलब अगर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से सेल हो रही है तो 85% किससे यहाँ पे, कैश सेल से यहाँ पे हो रही होगी. ठीक है. आगे installing a point of sale system comes with a fee of 2% of the total sales through point of sale. क्या कह रहे हैं, जो यहाँ पे इसकी फी है पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम की, कितनी यहाँ पे 2% यहाँ पे है. तो एक इसमें आ जाएगी, ये अपनी यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब जो सेलिंग एक्सपेंस रहते हैं उससे रिलेटेड अपने एक खर्चा यहाँ पे हो गया. आगे being a FMCG outlet, inventory of the multiple product need to be kept. Different products have a different storage period. However, the primarily products are classified into 3 broad category. इन्होंने 3 broad category में यहाँ पे डिवाइड करके रखा है, जैसे कि ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल और पेरिसेबल. पेरिसेबल products comprise 60% of sales, whereas semi durable is 25 and balance is for durable products. सॉरी. तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे मतलब एफएमसीजी कंपनी है जहाँ पे रॉ मटेरियल डब्ल्यूआईपी का कुछ भी काम नहीं रहता, तो यहाँ पे फिनिश्ड गुड्स की यहाँ पे बात हो रही है. इसमें क्या क्या है, 60% क्या कंप्रोमाइज करता है यहाँ पे, पेरिसेबल गुड्स रहता है. पेरिसेबल रहता है कितना यहाँ पे 60%, और 25% रहता है अपना सेमी ड्यूरेबल, और बाकी का बचा हुआ कौन सा रहता है यहाँ पे, बाकी का बचा हुआ यहाँ पे रहता है ड्यूरेबल. कितना, ये होगा अपना 85-15%. ओके. आगे बोल रहे हैं यहाँ पे सेमी ड्यूरेबल एंड ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स आर 10, यहाँ पे तीनों की बात कर रहे हैं ना. और इन्वेंट्री स्टोरेज पीरियड, इन्वेंट्री स्टोरेज पीरियड का क्या मतलब है यहाँ पे, मतलब फिनिश्ड गुड्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं. तो क्या कह रहे हैं, इन्वेंट्री स्टोरेज पीरियड फॉर दी पेरिसेबल, सेमी ड्यूरेबल एंड ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स आर 10 days, 30 days एंड 60 days रिस्पेक्टिवली. तो यहाँ पे तीनों के यहाँ पे स्टोरेज पीरियड अपन को बता के रखा है. सप्लायर ऑफ द प्रोडक्ट्स प्रोवाइड अ क्रेडिट पीरियड ऑफ एवरेज 30 days. तो यहाँ पे अपन क्रेडिटर की बात बता रहा है कि जो अपना क्रेडिटर का क्रेडिटर जो अपन को पीरियड देता है वो कितना यहाँ पे 30 days है. Each store will employ around 20 personnel of a different hierarchy and monthly average salary to staff for each store is estimated at 4 lakhs per month. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो पर स्टोर की सैलरी देते हैं वो कितनी देते हैं, 4 लाख अपन को पर मंथ यहाँ पे देते, मंथ में देके रखिए. कंपनी विल पे एम्प्लॉय ड्यूज ऑन द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ. तो यहाँ पे कैसा पेमेंट होता है किसी भी एम्प्लॉय का, जैसे कि अभी जैसे मान के चलिए जैसे जनवरी चल रहा है तो जनवरी की सैलरी कब देंगे, 1st of Feb को देंगे, और जो अपनी फेब की 1st of March को देंगे. मतलब जनरली यहाँ पे 1 मंथ के बाद ही यहाँ पे पेमेंट होता है. ओके. तो अपना यहाँ पे जो एम्प्लॉइज वाला खर्चा रहेगा उसके लिए 1 मंथ के यहाँ पे अपन को मतलब ब्लैक पीरियड मान के चलेंगे. संबल लिमिटेड प्लान्स टू कीप द ऑप्टिमम कैश बैलेंस इन हैंड एज सजेस्टेड बाय बॉमोल मॉडल. Excess cash balance fanny will be invested in the marketable security which will be generate a return of 20% per annum. The total disbursement for a year is estimated at rupees
1.50 lakhs पर मंथ में देख रखा है, ठीक है। विथ ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑफ ₹20 पर ट्रांसफर टू डिस्बर्समेंट अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अपन को कौन से मॉडल की बात हो रही है, यहाँ पे फॉर्मल मॉडल की बात यहाँ पे हो रही है। जो आपने कॉस्ट शीट में पढ़ा होगा, जब अपन ईओक्यू निकालते हैं, वो मतलब उससे ही रिलेटेड यहाँ पे है, जो कि अपन यहाँ पे वर्किंग कैपिटल में यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। आगे, the optimum capital structure with a debt equity of 2:1 has been proven ideal for raising the financing company, which is to follow the same pattern for the additional fund required for the each store। तो यहाँ पे अपन को ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर देख रखा है, डेप्ट और इक्विटी का कितना देख रखा है, 2:1 है ना, डेप्ट का और इक्विटी। तो एक एक तरीके से अपन को क्या देके रखा है, यहाँ पे वेट देके रखा है, ठीक है ना। जैसे 2/3 किसका है, डेप्ट का, और 1/3 अपना किसका, इक्विटी का यहाँ पे है। आगे चलते हैं। Trade credit can also be utilized for the financing the expansion needs. The cost of raising debt and equity for each store as per the slabs as under। तो देखिए अपन को यहाँ पे स्लैब्स दे के रखी है कॉस्ट ऑफ डेप्ट को। जैसे कि अपन को अगर 80 लाख तक अपन को यहाँ पे पैसा रेज करना है, तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ डेप्ट 10% रहेगी, और जो मिनिमम रेट एक्सपेक्टेड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर कितनी है, 12.5% यहाँ पे है। या तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोल लीजिए, या फिर अपन क्या बोल दीजिए, जो अपने शेयर होल्डर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे बोल दीजिए, बात एक ही, ठीक है। अगर 80 लाख से अपन 150 लाख रेज करते हैं, तो अपना यहाँ पे 11.5% है कॉस्ट ऑफ डेप्ट, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी अपनी 13.5% यहाँ पे है। अगर अपन 150 लाख से अप टू 250 लाख तक रेज करते हैं, तो 12% यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेप्ट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी यहाँ पे 14% है। अगर 250 लाख से अबव करते हैं, तो यहाँ पे 13.5 है, और यहाँ पे 15% अपनी है, ठीक है। क्लैरिफिकेशन भी दे दिया, इट मीन्स दैट अप टू 80 लाख ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ द कंपनी कैन राइज द डेप्ट एट 10% एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12.5%। अपन को ये वाली बात यहाँ पे बता दी गई है, ओके। रेट एप्लीकेबल, टैक्स रेट एप्लीकेबल टू द कॉर्पोरेट इज 25%। यहाँ पे क्या टैक्स रेट यहाँ पे बता दिया गया, 25 यहाँ पे परसेंट, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन यहाँ पे आसानी से यहाँ पे करेंगे। अपन इसको सबको यहाँ पे हटा लेते, अपन देख लेते हैं क्या अपन से पूछा गया है यहाँ पे। देखिए, जो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला हिस्सा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी है, क्योंकि अपने यहाँ पे आईसाइन मॉड्यूल में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं फ्रेम करके रखा है, इसलिए अपन को मैंने दो तरीके से कराया है यहाँ पे। एक जो यहाँ ने मतलब यहाँ पे इन्होंने सॉल्यूशन दिया उस तरीके से भी कराया, और एक और बहुत सरल तरीके से भी कराया। अगर आप उस यहाँ पे उस तरीके से करेंगे, तो आपको बहुत आसानी से यहाँ पे समझ में आएगा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले बोला है ऑप्टिमम कैश बैलेंस क्या होना चाहिए, ठीक है ना। ऑप्टिमम कैश बैलेंस मतलब जैसे कि अपन ने कॉस्ट शीट में पढ़ा ईओक्यू, वैसे ही अपना जो एफएम में है उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम कैश बैलेंस, ठीक है। तो ऑप्टिमम कैश बैलेंस से रिलेटेड अपन को यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे के रखी थी, कहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, इस वाले पॉइंट अपन को ये बॉमन मॉडल था, इससे रिलेटेड अपन को इन्फॉर्मेशन दे के रखी थी। तो क्या होता है अपना यहाँ पे ऑप्टिमम कैश बैलेंस क्या रहता है, देखिए उसका फॉर्मूला देख लीजिए। मैंने आपको पहले ही सारी चीजें लिख ली हैं, इससे अपना और ज्यादा टाइम यहाँ पे खराब नहीं हो, ठीक है। जल्दी जल्दी से करेंगे अपन, क्योंकि आई होप सो आप अगर जल्दी से अगर एग्जाम देने से पहले अगर एक दिन दो दिन पहले भी अगर आप वीडियो देखना चाहें, तो जल्दी से आप कंप्लीट कर ले, अपन ज्यादा टाइम यहाँ पे खराब नहीं करेंगे। देखिए, जहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है ऑप्टिमम कैश बैलेंस का, अंडर रूट में 2 इंटू पी अपॉन एस, ठीक है। यहाँ पे यू का मतलब क्या होता है, एनुअल कैश डिस्बर्समेंट, और यू का क्या, पी का क्या मतलब रहता है, पी का मतलब यहाँ पे रहता है फिक्स कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन, और एस मतलब क्या रहता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर ₹1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए अपन को यहाँ पे एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी दे के रखी है, देखिए उन्होंने बोल के रखा है कि टोटल डिस्बर्समेंट कितनी है, मतलब एनुअल डिस्बर्समेंट यहाँ पे एस्टिमेटेड है 1.5 लाख, लेकिन यहाँ पे पर मंथ है, ठीक है। यहाँ पे कौन सी लेते हैं अपन, यहाँ पे लेते हैं अपन एनुअल कैश डिस्बर्समेंट। यहाँ पे कितनी दे के रखी है, पर मंथ की, तो अपन इंटू कर देंगे 12 से। ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितनी दे के रखी है, ₹20 दे के रखी है, और जो अपन को यहाँ पे रिटर्न दे के रखा है 12% यहाँ पे दे के रखा है। तो ये मतलब इस केस स्टडी में सबसे मतलब सरल एमसीक्यू यही वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो आइए, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे एनुअल कैश डिसबर्समेंट कितना है, यहाँ पे 1.50 लाख है, तो 1.50 इंटू 12 कर देंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 1.50 इंटू
12, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना 18 लाख। तो यहाँ पे हो जाएगा 18 लाख इंटू ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितनी है अपनी, फिक्स ट्रांजेक्शन कॉस्ट यहाँ पे 20 पर ट्रांजेक्शन है, और अपना यहाँ पे जो अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कितनी यहाँ पे 12% यहाँ पे है। तो इंटू करेंगे 20 और डिवाइड बाई कितनी कर देंगे, कितना है अपनी 12%, तो 0.12 उसको सॉल्व कर दीजिए तो अपना यहाँ से आ जाएगा। चलिए 2 इंटू 18 इंटू 20 मतलब यहाँ पे 18 लाख है ना, 2 इंटू 18 लाख इंटू 20 डिवाइड बाई 0.12, उसका अंडर रूट कर दीजिए तो अपना कितना आ गया यहाँ पे, आ गया 24,494.89 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, देख लेते हैं आंसर में। तो ये अपना यहाँ पे रहा 24,495, मतलब अपन को ऑप्टिमम कैश बैलेंस कितना मेंटेन करके चलना पड़ता है, 24,495 ऑप्टिमम कैश बैलेंस अपन को मेंटेन यहाँ पे करके चलना पड़ता है। ठीक है, तो अपना यहाँ पे फर्स्ट आंसर हो गया। अब सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड अपन को क्या क्या बताना है, ग्रॉस एंड नेट वर्किंग कैपिटल अपन को यहाँ पे बतानी है फॉर द नेक्स्ट ईयर वुड बी। ठीक है, मतलब अपन को ग्रॉस और नेट वर्किंग कैपिटल यहाँ पे बतानी है कितनी यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन को क्या करना है, जो अपन को वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड यहाँ पे अपन को क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अपन को क्या करना है कि अगर एग्जाम में ऐसा आता है तो अपन को क्या करना है, सबसे पहले कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसके लिए अपन को एक फॉर्मेट बना लेना है, जिसमें ऊपर अपन को करंट एसेट लिख लेना और नीचे अपन को करंट लायबिलिटी लिख लेना है। करंट एसेट में क्या क्या आ जाएगा, रॉ मटेरियल आ जाएगा, WIP, फिनिश गुड्स, डेटर, कैश आ जाएगा, और जो अपना यहाँ पे करंट लायबिलिटी उसमें क्रेडिटर आ जाएगा, जो भी अपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सारी चीजें अपनी आ जाएंगी, जिससे कि अब क्या हो जाएगा, ऐसा फॉर्मेट बन जाएगा तो आपसे कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा। अपन को जो जो इन्फॉर्मेशन दे के रखी वो अपन यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे अपन को यहाँ फॉर्मेट बनेगा। देखिए इस वाले क्वेश्चन में रॉ मटेरियल तो है ही नहीं, ठीक है, और WIP यहाँ पे नहीं है क्योंकि अपनी FMCG कंपनी है। अब फिनिश गुड्स की यहाँ पे बात करेंगे, तो फिनिश गुड्स रिलेटेड अपन को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देके रखी थी, कहाँ देके रखी थी फिनिश गुड्स रिलेटेड, ये वाली है ना। फिनिश गुड्स किस पे कैलकुलेट होता है, फिनिश गुड्स आपको आपने मतलब किस में पढ़ा होगा, आपने कॉस्ट शीट में पढ़ा होगा कि जो अपना फिनिश गुड्स है अपना किस पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे कैलकुलेट होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो नहीं दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद क्या आता है अपना ओपनिंग प्लस करने और माइनस क्लोजिंग करने के बाद अपना क्या आता है यहाँ पे, अपना COGS आता है, तो COGS पे अपन यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो उन्होंने बोला था कि अपना 60% है यहाँ पे जो अपना पेरिसेबल प्रोडक्ट है 60% सेल्स का, मतलब जो अपना 60% कंप्राइज कर लेता है ना, तो यहाँ पे 60% करेगा COGS का, यहाँ पे 25 करेगा सेमी ड्यूरेबल, और जो अपना यहाँ पे बैलेंस बचा हुआ है वो अपना ड्यूरेबल प्रोडक्ट यहाँ पे कंप्राइज करेगा। ठीक है, सबसे पहले अपन वर्किंग नोट नंबर 1 देख लेते हैं, जिसमें देखिए सेल्स अपनी कितनी बताई है यहाँ पे, सेल्स है अपनी 120 है। ठीक है, पेशेंस रखना है थोड़ा, जब तक आप लास्ट में पहुंचेंगे, मतलब लास्ट में इसके स्टडी के, जब आपको पूरी ओवरऑल समझ में आएगी क्या यहाँ पे चल रहा था। ठीक है, अभी अपन को क्या करना है, अच्छे से आराम से देखते चलना है। सेल्स कितनी थी 120 लाख, मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे। देखिए सेल्स अपन को बोली गई थी कितनी 120 लाख, इसमें से क्या होगा अपना 80% अपन GP माइनस कर देंगे तो अपनी क्या आ जाएगी यहाँ से COGS अपनी यहाँ पे निकल के आ जाएगी, है ना। देखिए सेल्स में से 120 में से अपन ने 18% GP माइनस कर दिया 20.6, तो अपने यहाँ पे COGS निकल के आ गई, है ना। अपन को COGS से अभी मतलब है क्योंकि अपन को क्या निकाल रहे हैं, फिनिश गुड्स निकाल रहे हैं, बाकी का अपन आगे समझेंगे। तो अपन को कैलकुलेट ऑफ द फिनिश गुड्स कैसे करेंगे, तो देखिए अपने COGS कितनी आ गई 98.40 यहाँ पे आ गई। अब उन्होंने बोला था कि जो कॉम्प्रोमाइज करता है कौन कौन से 3 प्रोडक्ट यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करता है। ठीक है, कंप्राइज करता है कौन सा, पेरिसेबल, सेमी ड्यूरेबल और अपना ड्यूरेबल। तो इसमें पेरिसेबल में कितना आता है 60% और सेमी ड्यूरेबल में 25% और बचा हुआ अपना ड्यूरेबल में यहाँ पे आता है। वैसे कि जो अपन नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं उसमें अपना फिनिश गुड्स में सिर्फ क्या होता है कि सिर्फ अपन को एक ही प्रोडक्ट दे के रखा होता है और डायरेक्ट उसको अपन क्या करते हैं, जो भी अपना पीरियड दे के रखा होता है स्टोरेज पीरियड, डायरेक्ट अपन उस पर लगा देते हैं। लेकिन इन्होंने जो अपना 3 मतलब इन्होंने बता दिया होगा 3 कैटेगरी। ठीक है, तो कुछ नहीं अपन ने क्या करा इसमें जो अपनी मतलब यहाँ पे COGS उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया, अपना पेरिसेबल, सेमी ड्यूरेबल और ड्यूरेबल, और इसका अपन को क्या देके रखा है, अपन को स्टोरेज पीरियड यहाँ पे इसका देके रखा है ना। कितना कितना देके रखा है 10, 30 और 60। तो कुछ नहीं करना है अपन को यहाँ पे फिनिश गुड्स लिखना है। ठीक है, तो पेरिसेबल, सेमी ड्यूरेबल और ड्यूरेबल लिखना है, तो अपन को तीनों केस में अपन ने
यहाँ पे अमाउंट निकाल दी, ठीक है। और तीनों को अपन को क्या करना है, इसका स्टोरेज पीरियड से अपन को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। डायरेक्ट इस पर मल्टीप्लाई यहाँ पे किया है और इसका अपन ने अमाउंट तो पहले ही निकाल लिया, यहाँ पे सॉल्व करना है। तो देखिए 59.04 से इंटू करेंगे 10 डिवाइड बाई 360 तो कितना आ जाएगा अपना, यहाँ पे आ जाएगा 1.64 लाख। और सेमी ड्यूरेबल में करेंगे 24.60 इंटू 30/360 तो यहाँ पे आ जाएगा 2.05 लाख। ऐसे ड्यूरेबल का यहाँ पे आ जाएगा। तीनों को ऐड करेंगे तो अपनी फिनिश गुड्स की यहाँ पे वैल्यू निकल के आ जाएगी। ऐड करें तो कितना आ रहा है 1.64 प्लस 2.05 प्लस 2.46 तो अपना कितना आ गया यहाँ पे 6.15 लाख से यहाँ पे आ गया। मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 लाख से तो अपना यहाँ पे पॉइंट में नहीं आएगा, डायरेक्ट किया जाएगा। कितना 6.15 ठीक है। मैंने यहाँ पे पॉइंट में था, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1 लाख से तो अपना डायरेक्ट यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब किसकी बात होती है, अब अपन यहाँ पे होगी डेटर की बात, ठीक है। अब समझ रहे हैं ना, अगर आप क्या बोलते हैं क्या बना लेते हैं यहाँ पे, फॉर्मेट बना लेते हैं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। अपन को डायरेक्ट पता चल गया ना कि इसके बाद अपन को यहाँ पर डेटर पे जंप करना है, ठीक है। तो डेटर किस पे कैलकुलेट होते हैं, डेटर अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोले तो अपन को कॉस्ट ऑफ सेल्स पे कैलकुलेट करने हैं। अगर स्पेसिफिकली बोला है कि सेल्स पे कैलकुलेट करने हैं तो अपन सेल्स पे कैलकुलेट करेंगे। तो डेटर किस पे कैलकुलेट होंगे, सेल्स पे अपने कैलकुलेट होंगे। तो अपन कहाँ तक पहुंच गए थे, सेल्स में से माइनस किया अपना जीपी तो अपना कॉस्ट ऑफ सेल्स यहाँ पे, सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स अपना 98.40 निकल के आ गया था। देखिए अपन उन्होंने एक बात की थी यहाँ पे, वाली बात कहाँ है, वो वाली बात देख लेते हैं। ये वाली है ना, मैंने आपको बोला था सेल्स टैक्स में पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम वाली बात की थी ना। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम कम्स विद अ फी ऑफ 2% ऑफ द टोटल सेल्स थ्रू पॉइंट ऑफ सेल्स सिस्टम। तो यहाँ पे जो वाली ये वाली कॉस्ट है यहाँ पे कौन सा वाला खर्चा हो गया, सेलिंग एक्सपेंसेस वाला यहाँ पे खर्चा हो गया, ठीक है। क्योंकि ये इंस्टॉल करते हैं तो उनका यहाँ पे 2% इसकी टोटल सेल्स का यहाँ पे फी इनकी लगती है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसको यहाँ पे देखिए सेलिंग एक्सपेंसेस लेके अपन पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम से फी लिख देंगे। जो 2% लगती है किसकी, सेल्स की। तो सेल्स कितनी थी 120 लाख इंटू 2% तो कितना 2.4 आ गया। अपन ने ऐड कर दिया तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स अपनी 100.8 निकल के आ गई, ठीक है। तो 100.8 निकल के आ गई 100.8। अब इसका देखिए इन्होंने एक चीज और बोली थी, मैंने आपको बताया था यहाँ पे, बोला था ना कि कितने परसेंट रिलेटेड है, 15% से रिलेटेड। एक मिनट में देख ले रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। देखिए 15% ऑफ द कस्टमर आर यूज डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड। तो बाकी जो अपनी 85% सेल है वो किससे, अपनी कैश से हो जाती है। तो डेटर्स में कितना बचा से 15%, इसलिए इसका अपन ने कितना कर रहा है यहाँ पे, इसलिए अपन ने यहाँ पे कितना यूज किया 15% यहाँ पे यूज किया। मतलब टोटल जो भी अपना कॉस्ट ऑफ सेल्स है उसका 15% यहाँ पे किससे आएगी, अपनी क्रेडिट सेल्स आएगी। और यहाँ पे 9/360 क्यों करा है से, क्योंकि इसका यहाँ पे मतलब इसका क्या है अपना, क्योंकि 9 दिन बाद ही अपने पास यहाँ पे इसको पैसे रिसीव यहाँ पे होते हैं। मतलब एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना हो गया यहाँ पे 9 डेज हो गया। तो सिंपल था बिल्कुल, डेटर भी अपन ने ऐसे निकाल दिया। यहाँ पे कितना हो जाएगा 100.8 इंटू 15% इंटू 9 डिवाइड बाई 360 तो अपने यहाँ से कितना आ गया, ये आ गया अपना 0.378। अगर अपन को लैक्स में निकालना है तो इंटू यहाँ पे 1 लाख कर देंगे अपन तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 37,800, ठीक है। 37,800 रुपए अपना किसका आ गया, यहाँ पे डेटर का आ गया, ठीक है। अब अपना क्या बचता है करंट असेट में, अपना यहाँ पे सिर्फ कैश बचता है। तो कैश जो ऑप्टिमम कैश बैलेंस अपन ने कहा निकाला, पहले ही निकाल के आ चुके 24,794 रुपए अपना कैश को पहले ही निकाल के। तो ये अपने जो वर्किंग कैपिटल है वो भी अपना, उसमें भी ऑप्टिमम कैश बैलेंस अपन यहाँ पे मेंटेन करेंगे। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 24,494 करिए कैलकुलेट, कितना आ गया 6,15,000 प्लस 37,800 प्लस 24,494 तो कितना आ रहा है 677,294। तो देखिए यहाँ पे एक चीज तो अपनी मैच हो रही होगी, यहाँ पे जो इन्होंने बोला था ना ग्रॉस वाला, जो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कितनी है 677,294 है ना। तो देखिए इन्होंने यहाँ पे देखे रखिए अपन को 677 मतलब अगर आप पॉइंट में करेंगे तो इतनी आएगी है ना। तो ये दोनों आ रहे हैं ना,
एक ये वाला आ रहा है और एक अपना ए वाला आ रहा है, मतलब ए और बी में से ही अपना यहाँ पे कोई आंसर होने वाला है। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे, अपन नेटवर्किंग कैपिटल निकालेंगे तो अपना पूरा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे टोटल करंट एसेट निकाल लिया, अब करंट लायबिलिटी यहाँ पे निकालते हैं। तो जो अपना क्रेडिटर है वो किस पे निकलेगा, क्रेडिटर निकलता है अपना परचेज पे। ठीक है, तो परचेज कैसे निकाल सकते हैं, परचेज अपन दो तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए, या तो परचेज अपन कैसे निकाल सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू क्या रख लें, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक। ये कैसे निकलता है, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट रहता है ना, ओपनिंग प्लस परचेज, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रहता है सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक। तो मैंने इन दोनों को यहाँ पे सामने रख दिया। ठीक है, इन दोनों को यहाँ पे सामने रख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए ओपनिंग स्टॉक तो यहाँ पे जीरो रहेगा। जीरो क्यों रहेगा, क्योंकि अपनी जो न्यू कंपनी है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोला था ना कि मतलब कुछ भी नहीं बोला है तो अपन मान के चलेंगे कि अपनी यहाँ पे एक न्यू कंपनी यहाँ पे है। ठीक है, क्योंकि जो अपना रूरल एरिया वगैरह है वहां पे स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो अपना यहाँ पे क्या हो गया, ओपनिंग स्टॉक हो गया अपना यहाँ पे जीरो। ठीक है, परचेज की बात की जाए तो परचेज अपन को कैलकुलेट करना है। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 120 लाख का यहाँ पे 18% हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने बोला था ग्रॉस प्रॉफिट अपना 18% यहाँ पे है। सेल्स कितनी 120 लाख है, क्लोजिंग स्टॉक अपना कितना है 6.15 लाख। कहाँ से आया अपना क्लोजिंग स्टॉक ए है ना, जो अपना फिनिश गुड्स का है क्लोजिंग स्टॉक जो अपन ने कैलकुलेट किया, इसको ही अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको ही अपन यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। अगर रॉ मटेरियल होता, रॉ मटेरियल कंज्यूम, तो उसको अपन यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लेके चलते, लेकिन अपने एफएमसीजी कंपनी है तो अपने जो फिनिश गुड्स है इसको ही अपन इन्वेंट्री मानते हैं, तो अपने यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक होगा। ठीक है, बाद में मत पूछा, मैं फिर बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक अपना ए वाला होगा, क्योंकि एफएमसीजी कंपनी है, इसमें अपना रॉ मटेरियल कंज्यूम और अपना डब्ल्यूआईपी नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे फिनिश गुड्स में जो इन्वेंट्री वही यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस अपना यहाँ पे बनेगा। ओके, तो यहाँ पे परचेज का परचेज जीरो हो गया है, और इसको अपना 21.6 लाख हो गया, और यहाँ पे अपन ने जोड़ दी तो 126.15 आ गया। तो यहाँ पे अपन ने परचेज कैलकुलेट कर ली कितनी, 104.55 लैक्स। ठीक है, ये अपन ने यहाँ पे परचेज निकाल ली। और कैसे निकाल सकते थे परचेज, अपन सीओजीएस के थ्रू भी निकाल सकते थे, जैसे कि सीओजीएस इक्वल टू क्या होता है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग करते हैं। तो सीओजीएस तो अपन ने ऊपर ही कैलकुलेट किया था, कितना आया था 98.40, यहाँ पे ये आया था ना 98.40। ओपनिंग स्टॉक जीरो, परचेज निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक आपको 6.15 लाख यहाँ पे बताइए। ठीक है, तो यहाँ से भी अपन परचेज निकाल सकते हैं, जैसा भी आपको मतलब इजी रहे तो वैसे आप निकाल लेना। ओके, तो अपन ने यहाँ से क्या निकाल लिया, यहाँ से अपन ने क्रेडिटर भी निकाल ली, कितने आए अपने 104.55 लैक्स यहाँ पे आए। क्रेडिटर का अपन को पीरियड कितना देके रखा था, क्रेडिटर का पीरियड देख लेते हैं अपन को, यहाँ पे 30 डेज यहाँ पे बोला था, तो क्रेडिटर का अपन ने यहाँ पे स्टोरेज पीरियड 30 आ गया। मतलब जो अपना क्रेडिटर है अपन को कितने दिन का टाइम देता है, 30 दिन का अपन को यहाँ पे टाइम देता है। तो इंटू 30 करेंगे, डिवाइड बाई 360 करेंगे, तो 104.55 इंटू 30 डिवाइड बाई 360, और इंटू कर देंगे अपन 1 लाख से, तो अपना लैक्स में जाए तो कितना आ गया, ये आ गया अपन का 8,71,250, इतना अपना हो गया। अब आउटस्टैंडिंग के एक्सपेंसेस की बात की जाए तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या क्या था सर, अपना एक चीज की बात हुई थी यहाँ पे, जो अपना 4 लाख का दे रहे थे ना अपने एम्प्लॉयज को। देखिए अपन को 20% थे डिफरेंट हायरार्की में, एवरेज सैलरी कितनी थी इनकी, 4 लाख थी, लेकिन कितनी थी पर मंथ की थी। ठीक है ना, अपन को किसमें निकालना है, अपन को निकालना है ईयरली। ठीक है, तो ईयरली कितनी हो जाएगी, 4 लाख इंटू 12 तो 48 लाख हो जाएगी। और अपन को यहाँ पे पीरियड कितना देख रखा, लैकिंग पीरियड, मतलब ये बोलना है कि ड्यू कब होती है, मतलब एक जब मंथ निकल जाता है तो नेक्स्ट मंथ की अपन को फर्स्ट डे को अपन देते, फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ, है ना। तो मतलब ऐसे जनवरी का पूरा मंथ निकल गया, जनवरी की सैलरी अपन को कब मिलेगी, अपन को फरवरी के फर्स्ट डे पे अपन को मिलेगी, मतलब एक मंथ यहाँ पे लैगिंग पीरियड अपना है, तो है ना। तो यहाँ पे सैलरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी अपनी यहाँ पे 48 लाख, है ना। 48 और 48 लाख इंटू यहाँ पे 30 करेंगे, है ना, क्योंकि अपन बंद वन वन मान के चल रहे हैं, डिवाइड बाय 360 हो जाएगा। 48 यहाँ पे लिख लेना कि 4 लाख है, इंटू 12 मंथ अपन ने यहाँ पे किया, तो निकालिए 48 लाख डिवाइड बाय 360 इंटू 30, तो कितना आ गया यहाँ पे +1, तो यहाँ पे 4 लाख अपना आ गया।
अब करंट लायबिलिटी आ गई अपनी, है ना, टोटल करंट लायबिलिटी, और यहाँ पे टोटल करंट असेट, टोटल करंट असेट, यहाँ पे टोटल करंट लायबिलिटी तो ऐड करिए, 8,71,250 प्लस 4 लाख, तो कितनी होगी यहाँ पे, 12,71,250, है ना। अपनी नेट वर्किंग कैपिटल कितनी आ जाएगी, टोटल करंट लायबिलिटी में से टोटल करंट असेट माइनस कर देंगे, तो 12,71,250। तो अपनी टोटल करंट असेट है अपनी यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे अपना है टोटल करंट असेट माइनस टोटल करंट लायबिलिटी, है ना। तो 6,77,294 माइनस 12,71,250, तो कितनी आ रही, माइनस के आ रहे हैं अपना, माइनस के 5,93,956 यहाँ पे आ रही, मतलब जो अपनी नेट वर्किंग कैपिटल है अपनी माइनस में आ रही, कितनी आ रही है, 5,93,956, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं, ये आ रही 5,93,956 कुछ यहाँ पे आ रही, मतलब अपना सही आंसर क्या है, सही आंसर अपनी ग्रॉस एंड नेट वर्किंग कैपिटल का अपना सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ओके, तो अपना ऑप्शन नंबर सेकंड भी कर लिया, थर्ड पे चलते हैं क्या बोलता है। देखिए बोल रहा है दी अमाउंट ऑफ टोटल फंड नीडेड टू सेट अप अ स्टोर, मतलब एक स्टोर को सेटअप करने अपन को कितने फंड की रिक्वायरमेंट यहाँ पे है। तो देखिए एक चीज इन्होंने यहाँ पे बोली थी, एक मिनट पहले अपन इसको यहाँ पे पूरा हटा देते हैं। इन्होंने बोला था यहाँ पे, एक मिनट, देखिए इन्होंने बोला था अपार्ट फ्रॉम द अबव सीएफओ एंड हिज टीम रिक्वायर एस्टिमेट ऑन द एडिशनल कैपिटल नीडेड फॉर बेस फॉर स्मूथ रनिंग फॉर ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड इट्स डेली ऑपरेशंस, है ना। मतलब क्या कह रहे हैं, अपन को फिक्स एसेट के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो, और जो जो डेली ऑपरेशंस के लिए, डेली ऑपरेशन मतलब वर्किंग कैपिटल के लिए जो जो भी मतलब रिक्वायरमेंट रहेगी वो, उसके लिए अपने एक स्टोर के लिए अपन को रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहेगी, है ना। तो ये देख लीजिए और क्या बोला था यहाँ पे, ये देखिए CFO एंड हिज टीम एस्टिमेट दैट फंड नीडेड फॉर अ मैसिव एक्सपांशन वुड बी, कितना होगा यहाँ पे, मतलब 200 लाख पर स्टोर, मतलब किसकी बात कर रहे हैं, जो भी एक मतलब फिक्स असेट की कॉस्ट है वो कितनी यहाँ पे है 200 लाख पर स्टोर, उसकी उसकी बात होगी, और किसकी बात होगी यहाँ पे, जो डेली ऑपरेशन के लिए जो खर्चे की जरूरत होगी उसकी, मतलब जो अपने फिक्स जो फिक्स कॉस्ट है मतलब वो 200 लाख तो है ही, साथ में अपनी क्या है यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ टोटल फंड हो जाएगा फिक्स असेट प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेट वर्किंग कैपिटल, है ना। नेट वर्किंग कैपिटल फिक्स असेट की कितनी जरूरत पड़ेगी अपन को, 200 लाख की जरूरत पड़ेगी, प्लस नेट वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल कितना है अपना, ये माइनस में आया तो माइनस लिख देंगे, 5,93,956 माइनस कर दीजिए, तो 200 लाख माइनस 5,93,956, तो कितना आ गया, ये आ गया अपना 194,06,044, मतलब 194 लाख आ रहा है 6,000 अपना 44, मतलब 194 लाख कुछ आ रहा है ना, देख लेते हैं अपन, ये आ रहा है ना, ये देख ली, ये आंसर आ रहा है 194 लाख 6,000 अपना यहाँ पे पॉइंट में कुछ आ रहा है, ठीक है। अगर आप पॉइंट में करेंगे तो सेम अपना ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। मतलब अपन को टोटल फंड इतने की रिक्वायरमेंट यहाँ पे पड़ेगी, है ना। अब फोर्थ पे चलते हैं अपन, क्या कहता है फोर्थ वाला, देखिए ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर रेजिंग एडिशनल फंड फॉर सेटिंग अप अ ईच स्टोर, क्या कह रहा है अपन को, कितने ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब जो भी अपनी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है एडिशनल फंड के लिए, और अपन को कितने अपना ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसकी रहेगी। अपना टोटल एडिशनल फंड कितना है अपना, अभी निकाला अपन ने, कितना है 194.0605 लेके यहाँ पे अपना टोटल फंड है, तो मतलब इसके लिए अपनी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पे क्या रहेगी, है ना। तो देखिए इन्होंने इसके लिए अपन को इतनी बड़ी यहाँ पे एक समरी दे के रखी है, ये अपन को यहाँ पे देखिए, तो अपन को टोटल फंड की कितनी रिक्वायरमेंट है, अपन को 194 लाख की समथिंग यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, तो देखिए अब अप टू 80 लाख वाला भी कवर हो जाएगा, 80 to 150 वाला भी कवर हो जाएगा, और अब 150
250 लाख वाले कवर हो जाएगा, ये वाला कवर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अपन को टोटल फंड की रिक्वायरमेंट कितनी है, 194 लाख की रिक्वायरमेंट है ना यहाँ पे। तो सिर्फ इतना 3 स्टेप तक ही कवर होगा, क्योंकि अब तो अपन 250 लाख से अब तो जा ही नहीं रहे हैं, सिर्फ अपन कहाँ रह रहे हैं 150 से 250 लाख तक ही रह रहे हैं। तो तीन मतलब जो अपना कॉस्ट ऑफ डेब्ट है और अपना के ही है, अपन को इन 3 चीजों का ही यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, ठीक है, इसका यहाँ पे लास्ट वाले का यूज यहाँ पे नहीं होना है, ठीक है। अब देखिए एक चीज और बताता हूँ आपको, हटा देते हैं पहले, देखिए अब जो अपना 194 लाख है उसमें से अपन को क्या करना पड़ेगा कि देखिए जो 80 लाख है, 80 लाख में से जैसे कि हमने वो क्या बोल के रखा था कि जो डेब्ट है और इक्विटी रेशियो कितना है अपना, यहाँ पे है 2/3 और यहाँ पे है 1/3, मतलब इसका कितना है 0.66 और इसका है 0.33 यहाँ पे इसका रेशो है, ठीक है, मतलब इसका क्या दे के रखा है इन्होंने, ये वेट दे के रखा है। तो क्या करना पड़ेगा अपन को, जैसे 80 लाख लेंगे मतलब स्लैब वाइज अपन को यहाँ पे करना है, टैक्स में करते हैं ना, पहले अपन को इतने तक कर लिया, फिर इतने से इतने तक के बीच में कर लिया, फिर इतने से इतने तक के बीच में कर लिया। तो ठीक है, जैसे 80 लाख लेंगे तो इसमें से अपन डेप्ट कितना लेंगे, डेप्ट लेंगे 2/3 और इक्विटी लेंगे 1/3, है ना। ऐसे ही जब अपन 80 से 150 के बीच में लेंगे तो वैसे ही डेप्ट अपन कितना लेंगे 2/3 और इक्विटी अपना कितना लेंगे, यहाँ पे इक्विटी लेंगे अपना 1/3, ठीक है, समझाता हूँ आपको बहुत अच्छे से, चिंता नहीं करनी। देखिए यहाँ पे 13, ठीक है, देखिए अपन को टोटल कितना चाहिए 194 लाख, अपन को चाहिए 6000, अपन को 45 अपना इतना अपन को चाहिए, ठीक है। अब देखिए तो अप टू 80 लाख में क्या रहेगा, अप टू 80 लाख में अपन जो 2/3 किससे मंगाए, 2/3 अपन डेब्ट से मंगाएंगे और बाकी का अपन इक्विटी से यहाँ पे मंगाएंगे, ठीक है। मैंने क्या किया, डायरेक्ट इसको जो इनका वेट है उससे इनको इंटू कर दिया, तो इनका अपन को अमाउंट निकल के आ गया कि इतना अपन को डेब्ट से चाहिए और इतना अपन को किससे चाहिए, इतना अपन को इक्विटी से चाहिए, ठीक है। ऐसे ही 80 लाख से 150 लाख में कितना हो रहा है 70 लाख, है ना, ये 70 लाख, तो 70 लाख में से 2/3 अपन को डेब्ट से इतना चाहिए और इक्विटी से अपन को इतना चाहिए। ऐसे ही और कितनी अपन को, अपन ने अभी तक देखिए 194 कुछ चाहिए था अपन को, तो अपन ने 80 भी मंगा लिया सबसे पहले, फिर अपन ने 70 मंगा लिया, बचा कितना अपना 44, यहाँ पे 44 लाख के समथिंग यहाँ पे कुछ बचा है, तो उसमें से 2/3 अपन डेब्ट से मंगा लेंगे और इक्विटी से कितना मंगा लेंगे अपन 14,68,681 अपन इक्विटी से यहाँ पे मंगा लेंगे, है ना। तो देखिए मैंने इंडिविजुअली सबकी कॉस्ट यहाँ पे लिख दी है ना, ये देखिए कॉस्ट लिख दी है सबकी इंडिविजुअली। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने कैसे निकाला, जो उनका वेट था जैसे 2/3 इसका 1/3 इनका, तो जैसे 80 लाख मंगाने हैं तो उन्होंने अपन को खुद बोला था कि अपन को ये वेट यहाँ पे लेना है ना, क्योंकि उन्होंने अपन को ऑप्टिमम इतना ही बता दिया था कि अपन को इतना वेट यहाँ पे लेके चलना है, तो वही अपन ने 80 में किया, वही 70 में किया और जो बाकी रिमेनिंग किया अपन ने सबका यहाँ पे क्या करा, इंडिविजुअल डेप्ट काला और इक्विटी का वेट अपन ने यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, टोटल कितना पैसा मंगाना था, कितनी थी अपनी 194 लाख यहाँ पे थी, तो इससे ही क्या निकाल लिया मैंने 194 लाख से ही, मतलब मैंने इंडिविजुअल का वेट निकाल लिया। जैसे अपन कॉस्ट ऑफ कैपिटल में नॉर्मल करते हैं, कॉस्ट मतलब जो भी अपने क्या रहते हैं, डेप्ट रहती है, प्रेफरेंस शेयर्स रहता है, इक्विटी रहती है, तीनों को अपन जोड़ते हैं और इंडिविजुअल वेट निकालते हैं। ऐसे ही मैंने क्या करा, कुछ नहीं करा यहाँ पे, बस सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस कितना है, डेप्ट इक्विटी यहाँ पे इसके अंडर है, डेप्ट इक्विटी इसके अंडर है और डेप्ट इक्विटी यहाँ पे इसके अंडर है, यहाँ पे अलग अलग नहीं लिखा, सिर्फ वही अंतर है, ठीक है। तो इसका अपन वेट कैसे निकालेंगे, तो अगर जैसे अप टू 80 लाख में अगर डेप्ट का वेट निकालना है तो 53,33,333 को डिवाइड करेंगे 194 इससे, इसको करेंगे इससे तो अपना आ जाएगा ए आ जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे इससे, है ना, इससे डिवाइड करेंगे तो ए आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे इससे तो अपना ए आ जाएगा। ऐसे ही अपन इसका भी निकाल लेंगे, इसका भी निकालेंगे, है ना, जैसे इसको डिवाइड करेंगे इससे तो अपना ए आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे इससे तो अपना ए आ जाएगा, है ना, जैसे नॉर्मली कॉस्ट ऑफ कैपिटल में करते हैं वैसे ही यहाँ पे आ गया। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल ए कैसे आएगी, तो देखिए इन्होंने यहाँ पर कोई दे के रखी थी, है ना, जैसे कॉस्ट ऑफ डेब्ट देके रखी थी और के अपन को देख रखा है, तो के तो सेम टू सेम आ जाएगा, बस परसेंटेज में है तो अपन सिर्फ इसको पॉइंट में करेंगे तो डिवाइड बाय 100 करेंगे, है ना, तो जो अपना के है वो तो सेम टू सेम यहाँ पे आया है ना, सिर्फ डिवाइड बाय 100 अपन ने यहाँ पे करा है। लेकिन जो अपना इंटरेस्ट है, ठीक है ना, यहाँ पे इंटरेस्ट दे के रखा है ना, जो इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ डेब्ट दे के रखी इंटरेस्ट की, वो अपन को प्री टैक्स दे के रखी है, लेकिन अपन को क्या करना है आफ्टर टैक्स यहाँ पे निकालना है। जैसे आपने कॉस्ट ऑफ
मतलब जो आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में करा था, जिसके अपन इंटरेस्ट निकालते तो टैक्स माइनस करके निकालते थे, प्री टैक्स दिया रहता था तो टैक्स माइनस करते थे, ऐसे ही इन्होंने देखी, इसके लिए अपन को टैक्स रेट दे के रखा है, तो अपन इसमें क्या करेंगे 25% यहाँ से टैक्स अपन माइनस कर देंगे। इसके लिए मैंने कौन सा वर्किंग नंबर अपन को और यहाँ पे बनाया है, देखिए अपना कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट आफ्टर टैक्स। तो इसमें से अपन क्या करेंगे, इसमें से इंटरेस्ट में से अपन टैक्स माइनस कर देंगे, 7.5%, इसका 8.625%, इसका 9%। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे अपन 100 से, अपना पॉइंट में आ जाएगा, ऐसा निकल के आ गया। ठीक है, और फिर अपन ने क्या करा, इनका इंटू कर दिया, वेट का और कॉस्ट ऑफ कैपिटल का इंटू कर दिया है ना। जैसे इसका नाम दे दीजिए यहाँ पे सी और डी, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सी इंटू डी कर दिया, तो अपना यहाँ पे WCC आ गया। ठीक है, इसका ए आया, इसका ए, और मतलब ऐसे सबका अपन ने यहाँ पे निकाल दिया। ठीक है, आप कैलकुलेशन करके देख लेना, मैं पूरी प्रॉपर कैलकुलेशन करके नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, अगर ऐसे अपन कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, इसलिए आप करके देख लेना, सही है कैलकुलेशन। अपना यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे अपना परसेंटेज में निकालेंगे अगर, तो परसेंटेज में आ जाएगा अपना 9.9% अपना यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कितनी है यहाँ पे, अपना 9.90% अपना यहाँ पे पूरा आंसर आ गया। ठीक है, ये तो मैंने अपने अकॉर्डिंग करा है, बहुत ही सिंप्लीफाई करके बताया है, जैसे मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ा है वैसे ही आपको यहाँ पे बताया है। ठीक है, अब आईसीआई ने कैसे करा, मैं बहुत वो भी बता देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे सर आईसीआई ने अलग करा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो भी यहाँ पे करा दे रहा हूँ। ठीक है, आईसीआई ने क्या किया है यहाँ पे, देखिए जो आपको ये तो समझ में आ गया होगा है ना। जो कॉस्ट दे के रखी है अपन ने, मैंने निकाली थी यहाँ पे है ना, एक कॉस्ट दे के रखी थी, निकाली थी, वो वही यहाँ पे लिख दी। ठीक है, डायरेक्ट सिंप्लीफाई करके लिख दी, और फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से इसको इंटू कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, WACC यहाँ पे आ गया। ठीक है, एक्चुअली WACC नहीं, यहाँ पे कॉस्ट है ना, एक कॉस्ट है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अपन ने वेट से इंटू नहीं किया, इसलिए कॉस्ट है। ठीक है, फिर इसको अपन ने मतलब इंडिविजुअली फिर अप टू 80 लाख लिखा है यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या लिखा, फिर सेकंड वाले के 80 टू 150 लाख का आ गया, फिर 150 से 194 तक का यहाँ पे आ गया, इन तीनों की कॉस्ट आ गई। अब इन तीनों की कॉस्ट को क्या करा अपन ने, इन तीनों की कॉस्ट को यहाँ पे ऐड करा, तो 19 यहाँ पे आ गया 90,20,811 आ गया। फिर यहाँ पे अपना टोटल फंड रिक्वायर्ड इतना था। ठीक है, तो इसको कुछ नहीं किया, इससे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल फंड रिक्वायर्ड। ठीक है, तो 190 यहाँ पे हो जाए 19,28,811 डिवाइड बाय 1,94,06,045, इसको आप डिवाइड करें तो इतना ही आ जाएगा, 19,20,811 डिवाइड बाय 1,94,06,045, तो कितना आ रहा है, वही आ रहा है ना यार, अपने 9.89 है ना, मतलब राउंड ऑफ करके कितना हो जाएगा, 9.89% यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ऐसा आईसीआई ने यहाँ पे करा है, तो मैंने आपको ऐसे भी करके बता दिया। ठीक है, अब चलते नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पे तो हो गया, फिफ्थ वाला पॉइंट पूछा है, अमाउंट ऑफ द रेवेन्यू सब्सिडी ग्रांटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अपन को यहाँ पे एक बात बोली थी, यहाँ पे देखिए, बात का है, हाँ ये है ना, बैंक अकाउंट और ये सब्सिडी वाली बात, क्वेश्चन इतना बड़ा है कि अपन उसमें एक हो जाते हैं, देख लेते हैं एक बार, एक मिनट। वाली ए है ना, ए बोला है, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रोवाइड अ रेवेन्यू ऑफ सब्सिडी 15%, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को कितनी सब्सिडी देगा, यहाँ पे 15% देगा, अगर अपना ओवरऑल मतलब जो अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपना डजन टैक्स, अगर 10% से एक्सीड नहीं करता है तो देगा, तो अपना ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, 9.90 आ रहा है ना, 9.90 अभी निकाला अपन ने, तो कितना हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट के अपन कितने परसेंट दे देंगे, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट के अपन 15% दे देंगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया था अपना, ग्रॉस प्रॉफिट ही निकाला था अपन ने 21.6, इसका 15% कर देंगे, तो 21.6 इंटू 15%, तो कितनी है, 3.24 यहाँ पे अपनी आ रही है, 3.24 यहाँ पे लैख, मतलब इतनी सब्सिडी अपनी आ रही। ठीक है,
तो यहाँ पे अपना ये वाली केस स्टडी यहाँ पे अपनी खत्म हो गई। आई होप सो कि मतलब आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। मैंने स्लो स्लो कराई आपको कि जिससे कि आपको और एक एक पॉइंट समझाया जिससे कि आपको मतलब दिक्कत नहीं हो, आपको पूरी समझ में यहाँ पे आए और आपने पेशेंस रखा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप सो आपको मतलब आपने जितना पेशेंस रखा आपको बिल्कुल वर्थ इट यहाँ पे रहेगा, है ना। आइए अब क्या करते हैं, अपने जो इंडिविजुअल यहाँ पे क्या दे के रखा है, इंडिविजुअल अपन को जो दे के रखे हैं यहाँ पे एमसीक्यू वो और कर लेते हैं और फिर इसकी तरफ इसके बाद अपन क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे पढ़ेंगे, है ना। देखिए आइए जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं यहाँ पे। देखिए देखिए दी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ अ फर्म इज 12%। अपन को यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल देके रखा है फर्म का 12%। इट इज एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर एट एंड ऑफ द ईयर इज ₹20। अपन को एक्सपेक्टेड देके रखा है, ठीक है। एक्सपेक्टेड की बात कर रहा है, मतलब जैसे अपन को डिविडेंड में एक्सपेक्टेड की बात करता है तो अपन क्या मानते हैं, D1 मानते हैं। और यहाँ पे अर्निंग पर शेयर मतलब ईपीएस में एक्सपेक्टेड की बात कर रहे हैं, मतलब अपन को ईपीएस फर्स्ट ईयर के लास्ट का यहाँ पे देखिए रखा है। इट्स existing payout is अपन को 25% देके रखा है। The company is planning to increase its payout ratio to 50%. What will be the effect of this change on the market price of the इक्विटी शेयर, मतलब मार्केट प्राइस में कितना चेंज हो रहा है ऑफ द कंपनी एज पर द गॉर्डन मॉडल इफ द रीइन्वेस्टमेंट रेट ऑफ द कंपनी इज 15%। तो बहुत सिंपल सा है, इसमें क्या करना है आपको, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बिल्कुल 2 नंबर बिल्कुल अपने जेब में यहाँ पे पॉकेट में जाने वाले हैं, ठीक है। घबराना नहीं है, सिर्फ अपन को क्या करना है, जो जो बोला है सिर्फ अपन को वही वही करना है और अपना यहाँ पे आंसर आ जाएगा। देखिए क्या बोला है अपन को, क्या दे के रखा है, सबसे पहले अपन को यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे के रखा है, ठीक है। किसी की बात नहीं हो रही, सब इक्विटी की बात हो रही, मतलब यहाँ पे ये क्या है कि यहाँ पे है कितना दे के रखा है, यहाँ पे ये अपन को यहाँ पे 12% दे के रखा है। और क्या दे के रखा है अपन को, EPS 1 दे के रखा है। EPS 1 कितना दे के रखा है, ये 20 दे के रखा है, मतलब ₹20। और क्या दे के रखा है, अपन को बोल रहे हैं कि पे आउट रेशियो कितना है, 25% यहाँ पे, ठीक है। डिविडेंड डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है यहाँ पे, 25% यहाँ पे है। अगर इसको अपन पॉइंट में लिखे तो कितना हो जाएगा, 0.25% है। अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर जितनी भी अर्निंग हो रही है उसमें से अगर 25% क्या कर रहे हैं वो डिविडेंड दे रहे हैं, तो मतलब रिटेन कितना कर रहे हैं यहाँ पे, रिटेंशन रेशियो, रिटेन कितना कर रहे हैं, रिटेंशन को क्या बोलते हैं, 20 अपन डिनोट करते हैं। तो मतलब 75% मतलब 0.75 क्या कर रहे हैं, रिटेन कर रहे हैं। ये नॉर्मल सी बात है कि अगर 25% क्या कर रहे हैं, वो अगर डिविडेंड पे आउट दे रहे हैं तो 75% रिटेन कर रहे हैं। और क्या देके रखा है, और अपन को यहाँ पे री इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ द कंपनी देके रखा है, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देके रखा है अपन को 50%, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, और कुछ भी नहीं बोला है, बस यही बोल रहे हैं कि अगर 25 से अगर कितना हो जा रहा है, 50 हो जा रहा है, तो अपन को क्या बताना है कि कितना चेंज हो रहा है सबसे पहले। लेकिन उससे पहले निकालने के लिए अपन को करंट का मार्केट प्राइस तो निकालना पड़ेगा, जब जाके तो अपन बता पाएंगे कितना चेंज हो रहा है। तो करंट का मार्केट प्राइस कैसे निकलेगा, डायरेक्ट अपन को गॉर्डन का यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना है। क्या होता है फॉर्मूला गॉर्डन के मार्केट प्राइस का, यहाँ पे हो जाता है जो अपना EPS 1 ठीक है। सिंपल है बिल्कुल, बस सारी इन्फॉर्मेशन दी है, सिर्फ हमको पुट करना है यहाँ पे। तो E1 कितना है, 20 है। रिटेंशन रेशियो कितना है, 0.75 है। और के कितना है, दे के रखा है 12% मतलब 0.12। अब जी, सर जी नहीं दे के रखा, जी कैसे निकलेगा, तो बताया तो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कितनी नॉर्मल, जी कैसे निकलता है, ग्रोथ रेट क्या होती है, जो भी अपना यहाँ पे रिटेन कर रहा है, ठीक है। रिटेन कर रहा है उसमें अपन क्या कमा रहे हैं, मतलब B/R। तो यहाँ पे कर देंगे अपन V/R, लिख भी सकते हैं यहाँ पे ब्रैकेट में, या फिर यहाँ पे लिख लेना है ना, चूंकि जी जी इक्वल टू क्या होता है, B/R, है ना। तो कर देंगे कितना, 0.75 इंटू 0.15, बस इसको सॉल्व कर देना है बस। तो 20 यहाँ पे 20 हो जाएगा इंटू 0.25, बिल्कुल बच्चों से सॉल्व करा रहा हूँ, और क्या चाहिए बस। तो 0.75 इंटू 0.15, तो कितना आ गया, 0.1125, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 20 इंटू 0.25 तो कितना आ गया, 5। और यहाँ पे 0.12 माइनस 0.1125, यहाँ पे कितना आ गया, 0.0075, तो कितना आ गया, 5 to 5, तो आ गया अपना
666.67 अपना ये करंट का मार्केट प्राइस आ गया। अब अपन क्या करेंगे कि अब जो भी इंक्रीज हो रहा है 25 से 50%, इससे क्या निकालेंगे, न्यू मार्केट प्राइस निकालेंगे तो पता चल जाए इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। बस कुछ नहीं करना है अपन को, बस वही क्या है अपना, ठीक है। ये अपना एग्जिस्टिंग वाला निकाल लिया, अब अपन न्यू वाला निकाल लेते हैं। ये एग्जिस्टिंग वाला है, अपन न्यू वाला निकाल लेते हैं। अब सारी इन्फॉर्मेशन वही रहेगी, के भी सेम रहेगा 12% से, EPS1 भी सेम रहेगा 20। तो अपना डिविडेंड पे आउट रेशियो है बस वो बदल जाएगा, कितना हो जाएगा जो अभी कितना देते थे, अभी 25% पे आउट था, 50% हो रहा है तो यहाँ पे 50% हो जाएगा पे आउट। 50% मतलब 0.50। तो अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर 50% कर रहा है तो रिटेन कितना कर रहा है, रिटेन भी 50% कर रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पे रिटेंशन रेशियो कितना हो जाएगा 0.50, और आर तो अपना 15% यहाँ पे है। तो बस कुछ नहीं करना, अपन को फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट करना है। इसका न्यू एमपीएस क्या हो जाएगा, E1 अपॉन के माइनस जी। कुछ नहीं करिए, बस पुट कर दीजिए वैल्यू। 21 माइनस रिटेंशन रेशियो 0.50, के कितना है, के अपना 0.12 माइनस जी कितना हो जाएगा V इंटू आर, यहाँ पे लिख भी देना क्योंकि अपन ने यहाँ करा V इंटू आर। तो V कितना है यहाँ पे अभी निकाला अपन ने, यही है ना रिटेंशन रेशियो, उसको ही अपन भी बोलते हैं। 0.50 इंटू आर कितना है 0.15, सॉल्व कर दीजिए तो आ जाएगा बिल्कुल। यहाँ पे हो जाएगा 10 डिवाइड बाय 0.12 माइनस 0.50 इंटू 0.15, तो कितना आ रहा है 0.075, बस हो गया। 10 डिवाइड बाय अब हो जाएगा 0.12, हो जाएगा 0.045 इंटू 10, तो कितना आ रहा है यहाँ पे हो रहा है 222.22। तो कितना हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, ये कितने तक डिक्रीज हो रहा है 222.2 तक डिक्रीज हो रहा है। क्या पूछ रहा था अपन से कि it will increase by 444.45, it will decrease by 444.45, इंक्रीज हो रहा है कितने से, डिक्रीज हो रहा है कितने से, तो क्या हो रहा है ये अपना डिक्रीज हो रहा है, कितने से डिक्रीज हो रहा है 666.67 माइनस 222.22, तो मतलब हो रहा है अपना 444.45 से अपना यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही आंसर हो जाएगा अपना बी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए क्या हो रहा है, इसलिए ज्यादा टाइम लग रहा है, आप खुद करेंगे तो सिर्फ 2 मिनट का क्वेश्चन है ना। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड है, ये वाला भी देख लेते हैं, ये भी बहुत अच्छा है ना। इसको अपन थोड़ा ऊपर कर दें क्या, समझ लिया ना अभी तो आपने, समझाना ही था बस, ठीक है। अब देखिए ये जो ये वाला यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड यहाँ पे एमसीक्यू देके रखा है, एक्चुअली एक क्या है जो अपने स्टडी मेट में यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन दे के रखा है, उससे ही उठा के उन्होंने यहाँ पे फॉर्म कर दिया। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। देखिए अभी लिमिटेड इज एन ऑल इक्विटी फाइनेंस कंपनी, ठीक है, ऑल इक्विटी फाइनेंस कंपनी है। इट इज कंसिडरिंग रिप्लेसिंग ₹275 लाख इक्विटी शेयर विद 50% डिवेंचर ऑफ द सेम अमाउंट। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अभी लिमिटेड एक ऑल इक्विटी फाइनेंस कंपनी है और वो यहाँ पे रिप्लेस करने चाह रही है 275 लाख की इक्विटी शेयर को, किसके साथ है 50% डिवेंचर के साथ में। करंट मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी इज 1750 लाख विद कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 20%। तो यहाँ पे देखिए जो अपनी करंट कंपनी है, एक बात तो क्लियर है, करंट कंपनी जो भी है अपनी जो 1750 लाख की, जिसमें क्या है इसकी मार्केट वैल्यू है, वो अपनी सिर्फ क्या है ऑल इक्विटी वाली कंपनी है ना, मतलब अनलिवर्ड कंपनी है। और अभी क्या क्या चाह रहे हैं कि ये जो उनकी 2,75,000 की इक्विटी शेयर है किसमें कन्वर्ट कर दे, वो डिवेंचर में यहाँ पे कन्वर्ट कर दे। मतलब कौन सा केस की बात यहाँ पे हो रही है, ये अनलिवर्ड से यहाँ पे अनलिवर्ड से लेवर्ड में जाने की बात यहाँ पे हो रही है। एक बात तो बहुत क्लियर है यहाँ पे है। आगे चलते हैं। फर्दर EBIT आर गोइंग टू बी कांस्टेंट, इस वाली लाइन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्या कहना है, EBIT गोइंग टू बी कांस्टेंट, मतलब EBIT यहाँ पे कांस्टेंट रहने वाला है। एंड एंटायर अर्निंग आर गोइंग टू बी मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड। कॉर्पोरेट टैक्स रेट कैन बी अज्यूम 30% है। व्हाट विल बी द न्यू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, न्यू कॉस्ट ऑफ इक्विटी बताना है, वो भी फन, ठीक है, बहुत ठीक है। अगर आपने वो किया होगा, अगर मेरी मेरी वीडियो देखी होगी आपने, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर में शायद इलस्ट्रेशन पर आई थिंक 11-12 ऐसा कुछ आप देख लेना, एक बार गो थ्रू कर लेना, तो आपको ये वाला तो बन रहा होगा, है ना। आइए मैं करा दे रहा हूँ यहाँ पे।
देखिए सबसे पहले अपन को क्या क्या दे के रखा है, देखिए अपन को यहाँ पे अनलेवर्ड की कंपनी की बात हो रही है, अनलेवर्ड कंपनी की बात हो रही है और यहाँ पे लीवर्ड कंपनी की यहाँ पे बात हो रही है। तो देखिए अपन को क्या दे के रखी है, सबसे पहले वैल्यू ऑफ इक्विटी दे के रखी है। अनलेवर्ड कंपनी कितनी की थी यहाँ पे, अनलेवर्ड कंपनी सिर्फ 1750 लाख की इक्विटी है ना, क्योंकि सब इक्विटी वाली कंपनी सब इक्विटी होगी, और यहाँ पे कितनी होगी 1750 लाख रुपए की। अब वैल्यू ऑफ डेब्ट इसमें तो कुछ है नहीं, तो वैल्यू फंड कितना हो जाएगा, वैल्यू फंड हो जाएगा यहाँ पे 1750 लाख रुपए। ठीक है, अभी क्या चाह रहे हैं कि जब अनलेवर्ड से लेवर्ड में जाना चाहे तो 250 लाख को कन्वर्ट कर, मतलब 275 लाख की जो इक्विटी है उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं डेब्ट में, तो इससे उठ के कितना आ जाएगा यहाँ पे, एक मिनट, 275 लाख है ना। तो अपन को डेप्थ तो पता चल गई इसकी है ना, अब लेकिन वैल्यू ऑफ फर्म कैसे पता चले, है ना। तो वैल्यू ऑफ फर्म पता नहीं चल सकती क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं पता, मतलब वैल्यू ऑफ इक्विटी नहीं पता अपन को लेवर्ड फर्म की, तो कैसे पता चलेगी। तो देखिए आपने पढ़ा होगा यहाँ पे, देखिए जब अपन को वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी हो किसकी, लेवर्ड कंपनी की, तो कैसे निकलती है, वैल्यू ऑफ फर्म अनलेवर्ड कंपनी प्लस डेब्ट किसकी, लेवर्ड की, इनटू टैक्स रेट, है ना। अगर रिवाइज नहीं किया हो तो फॉर्मूला रिवाइज करके आना, तब जाके आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ फर्म अनलेवर्ड कंपनी की अभी निकाली अपन ने, कितनी है, 1750 लाख रुपए दे के रखी है, 1750 लाख प्लस डेब्ट कितनी है जिसको कन्वर्ट करनी है 275 लाख, इंटू टैक्स रेट कितना है, इन्होंने बोला था कि अपन को 30% यहाँ पे एज्यूम करना है, तो 30% हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो 1750 मतलब 275 का पहले 30% कर देंगे, प्लस कर देंगे 1750, तो कितना हो गया है 1832.5 लाख यहाँ पे हो गया, मतलब वैल्यू ऑफ फर्म अपनी कितनी निकल के आ गई यहाँ पे इसकी 1832.50 लाख। तो अपनी जो वैल्यू ऑफ इक्विटी वो अपनी बैलेंस पर हो जाएगी यहाँ पे, तो माइनस कर दीजिए 1832.5 माइनस 275, तो कितनी हो गई 1597.5 लाख यहाँ पे अपनी क्या हो गई, वैल्यू ऑफ इक्विटी हो गई। ठीक है, अब देखिए जो अपनी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करनी है वो कैसे आएगी, तो देखिए जो वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला है वो क्या होता है अपना, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय क्या होता है, के, है ना, यही फॉर्मूला होता है। तो देखिए वैल्यू ऑफ इक्विटी अपन को पता चल गई, वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी आ गई 1557 कितनी है 5। अब अपन के को निकालनी है, और अगर अपन को अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर भी कहीं से पता चल जाए तो क्या हो जाएगा, अगर अपन ये कहीं से पता चल जाए तो अपनी कॉस्ट ऑफ मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी अपन को आसानी से पता चल जाएगी। तो ये कैसे निकलेगी, अब देखिए देखिए जो अपन को यहाँ पे ए वाली इन्फॉर्मेशन से क्या करना पड़ेगा, जो अपन को ए वाली इन्फॉर्मेशन है ना इसकी, इससे अपन को क्या करना पड़ेगा कि अपन को ईवीआईटी निकालनी पड़ेगी, इससे इससे ईवीआईटी आसानी से निकल सकती है, और अगर इसकी ईवीआईटी निकलती है तो क्वेश्चन यहाँ पर बोलता है कि अगर दूसरी कंपनी की जो अपने लेवर्ड कंपनी जा उसकी भी ईवीआईटी यहाँ पे सेम है, तो कैसे निकलेगी देखिए यहाँ पे, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी रहती है उसका फॉर्मूला क्या रहता है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय की, तो ये इसकी अपन को पता है सी कितनी है 1750 लाख है वैल्यू ऑफ इक्विटी, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर अपन को नहीं पता, लेकिन के ही तो पता है, तो के ही कितनी है, के ही देखिए के ही अपन को दे के रखी थी, यहाँ पे बोला था इनने कॉस्ट ऑफ कैपिटल 20%, मतलब बोल रहे थे कि जो करंट मार्केट वैल्यू है कंपनी की, एक मिनट यहाँ पर डाल देते हैं, ये देखिए समझना अच्छे से, ठीक है, क्या कह रहे हैं, करंट मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी इज 1750 लाख, ठीक है, ऑल इक्विटी कंपनी है, तो जो ऑल इक्विटी कंपनी है तो अगर जो इनका क्या है इसकी क्या रहने वाली इसकी यहाँ पे वैल्यू ऑफ फर्म भी यही रहने वाली है, वैल्यू ऑफ इक्विटी भी यही रहने वाली है, तो और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी यही रहेगी 20%, और वैल्यू मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी अपनी यहाँ पे 20% ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि ऑल इक्विटी कंपनी है तो कितनी है ये 20%, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना 0.20, तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर निकल के आ गया, इक्विटी शेयर होल्डर कितना आ गया 1750 इंटू 0.20 कितना आ गया 350 लाख, है ना, क्योंकि लैक्स में है ना। अब देखिए इसकी अपन को इसकी की निकल के आ गई, मतलब जो अपनी ऑल इक्विटी कंपनी है, मतलब यहाँ पे अनलेवर्ड कंपनी है उसकी तो अपन को क्या निकल के आ गई, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर निकल के आ गई, लेकिन अपन को तो किसकी चाहिए, अपन को तो चाहिए लेवर्ड कंपनी की, तो ये कैसे निकलेगी देखिए, अगर अपन ईवीआईटी
में से इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो अपना क्या आता है, अर्निंग। बिफोर टैक्स आता है, उसमें से टैक्स माइनस करते हैं तो क्या आता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स, या फिर इसको ही क्या बोल देंगे अपन, प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, है ना, इसको अपन बोल देंगे। अब इसमें से अपन को यही पता है ना, 350 लाख यही तो पता है। अब जो टैक्स था, टैक्स कितना है, 30% है। तो देखिए अगर ये 30% है तो अपना जो माइनस का क्या होगा, कितना होगा, 70%। ये होगा अपना 100%, क्योंकि अपने जो 30% इसमें से माइनस करा होगा, तो ये 30% माइनस करेंगे तो 70%। तो अगर अपन को पता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 70% है, तो अपना ईवीटी कितना होगा, तो 350 डिवाइड बाय 70 × 100। ठीक है, ये बहुत आसान है। तो यहाँ पे हो गया 500। ये बैलेंस वगैरह हो गया 150 लाख, माइनस का हो गया बैलेंसिंग फिगर, है ना। तो ईबीटी निकला है। अब जो अपने अनलीवर्ड कंपनी में इंटरेस्ट तो रहता नहीं है, क्योंकि ऑल इक्विटी है, तो इंटरेस्ट कहाँ से होगा, तो ये भी अपनी ईबीआईटी कितनी हो गई, 500 लाख हो गई। तो अभी हो गई किसकी, अनलीवर्ड कंपनी की। अब लेवर्ड कंपनी क्या हो जाएगी, ईबीआईटी, लेवर्ड कंपनी की ईबीआईटी, क्योंकि बोला था कि ईबीआईटी सेम है ना, इसलिए ये भी सेम हो गई, ये सेम है। इंटरेस्ट अब इसका आ जाएगा, क्योंकि इसमें 275 लाख की पता है डेप्ट है, तो इनटू कितने परसेंट से कर रहे थे, वन को कर रहे थे 50% से, है ना, क्योंकि अनलेवर्ड में तो यहाँ पे 275 की डेप्ट भी है। तो 275 का 15% कितना आ जाएगा, 275 × 15% तो कितना आ गया, 41.25 माइनस कर दीजिए, तो कितना आ गया, ये आ गया 458.75। अब इसमें 30% टैक्स माइनस कर दीजिए, तो इंटू 30% कितना हो रहा है, 137.625 माइनस कर दीजिए, तो अपना अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आ जाएगा 321.125, है ना, ये अपन ने कर लिया। अब इसको पुट कर देंगे, 321.125, तो के आ जाएगा ऊपर, ए आ जाएगा नीचे, तो 321.125 डिवाइड बाय 1557.5 की, है ना। तो 321.125 डिवाइड बाय 1557.5 कितना आ गया, एक मिनट, 321.125 डिवाइड बाय 1557.5 तो आ गया यहाँ पे 0.2061, और परसेंटेज बताया तो 20.61% यहाँ पे आ रहा है, देख लेते हैं, 20.62% राउंड ऑफ करके। ठीक है, आई होप सो आपको मतलब अपन ने यहाँ पे कर लिए हैं, केस स्टडी कर ली, और 2 एमसीक्यू यहाँ पे दे के रखे थे, यहाँ पे अपन ने ये भी कर लिया। अब क्या है अपना यहाँ पे क्वेश्चंस है, तो आई होप सो आपको मतलब बहुत अच्छे से यहाँ पे समझ में आया होगा, मैंने अच्छे से आराम समझाया। अगर फिर भी अगर आपको इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल में यहाँ पे डाउट है ना, सॉरी हाँ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में यहाँ पे डाउट है, तो एक काम करना आपके मेरी मतलब इससे रिलेटेड वीडियो भी मैंने कराई है। एक्चुअली कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं, कैपिटल स्ट्रक्चर है ना, गलत दे के रखा है यहाँ पे, एक कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है ना। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में जब आप जाएंगे ना, तो मैंने सारे क्या है जो स्टडी मैट के सारे जो मतलब इलस्ट्रेशन है और कंसेप्ट वीडियो भी एक वहां पे डला हुआ है, तो आप जाएंगे उससे मतलब 4-5 रिलेटेड इससे मतलब क्या है, 4-5 रिलेटेड इलस्ट्रेशन से दिए हुए हैं, जिसमें मैंने बहुत बेसिक से करा है। अगर आपको समझना है तो वहां जाके भी आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे केस स्टडी भी कर ली है यहाँ पे, और यहाँ पे अपन इसके 2 एमसी इंडिविजुअल भी एमसी भी कर लिए। ठीक है, तो अप्रोक्स अभी 1 घंटा हो गया, लेकिन ठीक है, ये अपना पूरा टाइम यहाँ पे वर्थ यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो आइए अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं, जो कि अपना किसका है, रेशियो एनालिसिस का यहाँ पे है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पहले अपन एक काम करते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, अपन आराम से पढ़ेंगे, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे। मैंने ऐसा नहीं किया है कि सॉल्यूशन यहाँ पे मतलब पहले से मैं कर देता और फिर आपको वहां पे समझा देता, ठीक है ना। मैंने ऐसा करा है कि अपन साथ साथ में कर जाएंगे, इससे अपन को और अच्छे समझ में यहाँ पे आए। केस स्टडी मैंने इसलिए यहाँ पे किया था क्योंकि वो बहुत लेंथी थी और उसमें टाइम बहुत ज्यादा चला जाता है ना। तो क्वेश्चन अपन साथ साथ यहाँ पे करते चलेंगे, आराम से पढ़ते चलेंगे और अपना हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अपन यहाँ पे करते हैं। देखिए रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन है, जो कि वर्तमान लिमिटेड गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। अपन को यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दे के रखी है वर्तमान लिमिटेड से रिलेटेड, जैसे करंट रेशियो दे के रखा है, लोन फंड टू ओन फंड रेशियो दे के रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, नेटवर्किंग कैपिटल दे के रखी है 5 लाख, रिटर्न ऑन टोटल असेट दे के रखा है, प्री टैक्स 15% है। अपन को एमपीएस दे के रखा है जो कि अपना 90 है,
टोटल एसेट टर्नओवर 2.5, ऐसे अपन को इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देके रखी है। ठीक है, देखिए कुछ नई चीजें देके रखी है अपन को। नई चीजें क्या क्या, जैसे फ्यूचर इंस्टॉलमेंट देके रखी है, ये अपने लिए एकदम से यहाँ पे नई चीजें जो कि अपन को स्टडी मटेरियल क्वेश्चन में अपन को नहीं दी गई थी। ठीक है, मतलब क्वेश्चंस पे नहीं दी गई थी। और क्या दिया गया, एक मेन चीज ये भी है। ठीक है, इसको अपन को बहुत अच्छे ध्यान से करेंगे। ठीक है, ठीक है, हो जाएगा। फिर क्या अपन से पूछा, टैक्स देख रखा है 25%। क्या कैलकुलेट करना है, क्विक रेशियो कैलकुलेट करना है, एफएक्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है, डेब्ट सर्विस का कवरेज रेशियो, ईपीएस, और अपन को यहाँ पे पी रेशियो कैलकुलेट करना है। ठीक है, एक एक करते जाएंगे, और जो जो इन्फॉर्मेशन हो चुकी है उस पर अपन क्या करेंगे, उस पर अपन टिक लगाते जाएंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अपन यहाँ पे करेंगे। तो आइए अपन करते हैं यहाँ पे, कौन सा है अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन हो रहा है अपना 4। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, सबसे पहले अपन को निकालना है यहाँ पे क्विक रेशियो, है ना, क्विक रेशियो। तो क्विक रेशियो का क्या फॉर्मूला रहता है, क्विक रेशियो का फॉर्मूला रहता है अपना क्विक असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो क्विक एसेट क्या होता है यहाँ पे, क्विक एसेट का मतलब होता है यहाँ पे करंट एसेट माइनस अपना स्टॉक। ठीक है, एक क्लोजिंग स्टॉक रहता है, और यहाँ पे अपन रहता है यहाँ पे करंट लायबिलिटी। वैसे क्विक एसेट का मतलब सिर्फ यहाँ पे करंट एसेट माइनस स्टॉक नहीं होता है, इन्फॉर्मेशन अपन को नहीं दी गई है, नहीं तो यहाँ पे एक्सपेंसेस माइनस यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो अपन को क्या चाहिए, सबसे पहले अपन को करंट एसेट चाहिए है, क्विक रेशियो निकालने के लिए करंट लायबिलिटी चाहिए, और स्टॉक अपन को यहाँ पे ये तीन चीजें यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं अपना करंट एसेट कहाँ से निकल सकता है। तो देखिए, करंट रेशियो देके रखा है, इसका मतलब क्या होता है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, ये देके रखा है। और एक और चीज क्या देके रखी है अपन को, यहाँ पे देखिए नेट वर्किंग कैपिटल यहाँ पे देख ही रखिए, जिसका क्या मतलब होता है नेट वर्किंग कैपिटल का, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, है ना। तो मतलब इन दोनों इन्फॉर्मेशन की हेल्प से अपन यहाँ पे करंट एसेट और यहाँ पे करंट लायबिलिटी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे आइए मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, मतलब वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट नंबर 1 के नाम से। फिर अपन लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ करंट एसेट एंड करंट लाइफ। स्पीड थोड़ी अपनी तेज रहने वाली है, क्योंकि अपन पहले ऑलरेडी जब मैंने आपको स्टडी मटेरियल क्वेश्चन कराए थे बहुत आराम से समझाए कराए थे, अपन आरटीपी कर रहे हैं इसलिए अपन थोड़ी स्पीड यहाँ पे तेज रखेंगे। ठीक है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं, फिर भी पूरा समझ में आएगा। तो करंट इशू देके रखा है अपन को, करंट इशू का क्या मतलब रहता है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। 3:1 देके रखा है, मतलब 3/1, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे करंट एसेट इक्वल टू क्या हो गया, 3 करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पे अपन क्या बोला था, क्योंकि नेट वर्किंग कैपिटल, है ना, कितने बोल के रखी थी नेट वर्किंग कैपिटल अपन को, यहाँ पे 5 लाख रुपीज यहाँ पे देके रखी थी, है ना। तो अपन ने ये चीजें होती जा रही हैं, करंट रेशियो का यूज कर लिया अपन ने, और नेट वर्किंग कैपिटल का यूज कर लिया, जो कि अपन को 5 लाख यहाँ पे दी गई है, ये 5 लाख दी गई है। अब क्या मतलब रहता है नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल टू कितना हो गया, 5 लाख। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करंट एसेट का अपन को मतलब यहाँ पे पता है ना, करंट एसेट का क्या निकाला अपन ने, करंट एसेट इक्वल टू क्या होता है, 3 करंट लायबिलिटी। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इसको पुट कर देंगे, तो करंट एसेट की जगह पे हो जाएगा 3 करंट लायबिलिटी, माइनस यहाँ पे हो जाएगा करंट लायबिलिटी इक्वल टू हो जाएगा 5 लाख। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 करंट लायबिलिटी इक्वल टू 5 लाख। तो अपना करंट लायबिलिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा, करंट लायबिलिटी इक्वल टू हो जाएगा अपना 2,50,000, है ना। और करंट लायबिलिटी अपनी 2,50,000 आ गई, तो ऊपर अपन इसी इसी वाले मतलब इसमें इस इक्वेशन अपन रख देंगे, तो अपना करंट एसेट भी आ जाएगा। तो चूंकि करंट एसेट इक्वल टू था 3 करंट लायबिलिटी, तो करंट एसेट इक्वल टू 3 इंटू 2,50,000, है ना। तो कितना हो जाएगा, करंट एसेट इक्वल टू हो जाएगा 7,50,000। तो अपने यहाँ पे करंट एसेट भी निकल के आ गई और करंट लायबिलिटी भी निकल के आ गई, है ना। तो करंट एसेट अपन लिख देंगे कितना आई है, 7,50,000। स्टॉक अभी अपन को नहीं पता है, और करंट लायबिलिटी आ गई 2,50,000, है ना। अभी अपन को क्या करना है, अभी अपन को सिर्फ यहाँ पे स्टॉक और कैलकुलेट करना है, तो अपन देखते हैं स्टॉक कैसे कैलकुलेट हो सकता है ना। देखिए
स्टॉक से रिलेटेड कौन सी इन्फॉर्मेशन दे के रखी है, देखिए ये दे के रखा है अपन को स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ये दे के रखा अपने कितना 10 दे के रखा है। लेकिन स्टॉक टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला रहता है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला यहाँ पे एक गलती हो सकती है, ठीक है। आप जल्दबाजी में क्या कर सकते हैं, स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला आप क्या लगा देंगे, यहाँ पे टर्नओवर अपॉन एवरेज स्टॉक आप लगा के आ जाएंगे, लेकिन टर्नओवर नहीं करना है, ठीक है। जब स्टॉक की बात होती है तो अपन क्या लेते हैं, सीओजीएस। यकीन मानिए आप 100% गलत करके आ जाएंगे, इसलिए इस बात का यहाँ पे अगर आप चाहें तो नोट भी लिख लेना कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो अपन सीओजीएस का यूज करते हैं, है ना। तो लेकिन अपन को सीओजीएस निकालने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले अपन को टर्नओवर चाहिए, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट अपन को दे के रखा है ना, ये दे के रखा है ग्रॉस प्रॉफिट, है ना 25%, लेकिन अपन को टर्नओवर चाहिए। स्टॉक टर्नओवर रेशियो से अपन को क्या निकालने के लिए, स्टॉक निकालने की सबसे पहले अपन को टर्नओवर चाहिए। टर्नओवर कैसे निकाल सकता है, तो देखिए अपन को देखना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे देखे रखा है अपन को टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो कितना 2.5, और इससे रिलेटेड अपन को क्या इन्फॉर्मेशन दे के रखी है यहाँ पे, देखिए फिक्स एसेट अपन को दे के रखा है 15 लाख, और अपन को करंट एसेट तो अपन ने मालूम कर ही लिया है, तो इससे अपन क्या निकल के आ जाएगा, टोटल फिक्स एसेट निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से अपन क्या टर्नओवर निकाल सकते हैं, है ना। तो आइए अपन यहाँ पे निकालते हैं, वर्किंग नोट नंबर 2 यहाँ पे बना दें, यहाँ पे बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर हो जाएगा अपना 2। तो कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक, या फिर कैलकुलेशन ऑफ टर्नओवर कर दें क्या, कैलकुलेशन ऑफ टर्नओवर, है ना। तो कौन सा फॉर्मूला लगाया था अपन ने, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो 2.5, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, इसका क्या मतलब रहता है, टर्नओवर अपॉन टोटल एसेट, कितना है 2.5, टर्नओवर अपन को निकालना है। टोटल एसेट क्या होता है, करंट एसेट अपॉन फिक्स एसेट, तो 2.5 टर्नओवर, करंट एसेट कितना है, करंट एसेट अभी निकाला अपन ने 7,50,000, है ना, वर्किंग नोट नंबर 1 में ही निकाला, ये निकाला सबसे नीचे 7,50,000। फिक्स एसेट कितना है, फिक्स एसेट अपन को देख रखा है 15 लाख, तो यहाँ पे अपन 15 लाख यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ से अपना क्या निकल के आ जाएगा, टर्नओवर निकल के आ जाएगा। तो 7,50,000 प्लस 15 लाख कितना हो जाएगा, 22,50,000 इंटू 2.5, 22,50,000 इंटू 2.5, तो यहाँ पे कितनी आ रही है अपने टर्नओवर, 56,25,000। यहाँ पे अपना क्या निकल के आ गया, यहाँ से अपना टर्नओवर निकल के आ गया। तो अपन क्या कर सकते हैं, वर्किंग नोट नंबर, एक मिनट इसको हटाते हैं पहले। अब वर्किंग नोट नंबर 3 से अपन क्या निकाल लेंगे, वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक, है ना, क्लोजिंग स्टॉक। तो कैसे निकलेगा ये, अपन को पता था स्टॉक टर्नओवर क्या होता है, 10 होता है, तो स्टॉक टर्नओवर का अपन लगा देंगे फॉर्मूला, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इसका क्या मतलब रहता है, सीओजीएस डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, ठीक है। एवरेज स्टॉक क्यों ले रहे हैं, एवरेज स्टॉक इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ओपनिंग स्टॉक अपन को दे के रखा है। अगर ओपनिंग स्टॉक नहीं दे के रखा होता तो अपन मानते कि ओपनिंग स्टॉक अपना 0 है, और उसको ही अपन क्या मानते हैं, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन अपन को ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे दे के रखा है, इसलिए अपन यहाँ पे एवरेज स्टॉक ही लिखेंगे। तो ये आ जाएगा अपना 10। सीओजीएस कैसे निकलेगा, टर्नओवर माइनस ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। तो यहाँ पे हो जाएगा 10, टर्नओवर कितना निकाला अपन ने, 56,25,000, ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज कितना देके रखा है अपना, ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज देके रखा है अपना यहाँ पे 25%, तो -25% कर देंगे, डिवाइड बाय हो जाएगा एवरेज स्टॉक। तो यहाँ पे हो जाएगा एवरेज स्टॉक जाएगा ऊपर, यहाँ पे 56,25,000 माइनस 25%, तो कितना हो जाएगा 42,18,750, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा यहाँ पे। तो अपना एवरेज स्टॉक यहाँ से निकल के आ गया, कितना आ गया एवरेज स्टॉक, 4,21,000, कितना निकल के आ गया, ठीक है। कितना है 4,21,875 एवरेज स्टॉक अपना निकल के आ गया। अब चूंकि एवरेज स्टॉक इक्वल टू क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक
प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। अब अपन को यहाँ से एवरेज स्टॉक तो अपने निकाल लिया 4,21,875 प्लस ओपनिंग स्टॉक भी अपन को यहाँ पे पता है। क्या है ओपनिंग स्टॉक? ओपनिंग स्टॉक अपन को ये देके रखा है 6,50,500 है ना। 6,50,500 प्लस क्लोजिंग स्टॉक को अपन कैलकुलेट करना है डिवाइड बाय 2। तो इंटू यहाँ पे इंटू हो जाएगा है ना ऊपर जाके, तो 4,21,875 इंटू 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8,43,750 6,50,500 प्लस क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू क्या आ जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू हो जाएगा माइनस हो जाएगा 8,43,750 माइनस 6,50,500। तो यहाँ पे कितना आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक 1,93,250। यहाँ पे अपना क्लोजिंग स्टॉक निकल के आ गया। कुछ नहीं करना, उसको सब हमको यहाँ पे पुट करना है। कितना आया था 1,93,250 है ना। और यहाँ से माइनस कर देंगे 7,50,000 माइनस 1,93,250, तो कितना आ रहा है यहाँ पे 7,50,000 माइनस 1,93,250 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 2,50,000। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 2.227 अपना यहाँ पे क्विक रेशियो आ रहा है ना, है ना। तो अपन ने यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर लिया, अपन ने क्विक रेशियो यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपन को स्टेप वाइज देखते जाना है क्या क्या अपन को कैलकुलेट करना है, तो आसानी से यहाँ पे अपना हो जाएगा है ना। तो क्या अपन ने यहाँ पे क्विक रेशियो कैलकुलेट कर लिया, अपन को फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है, तो वो करते जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए जो इन्फॉर्मेशन अपनी काम में आ गई उसको अपन क्या करते हैं टिक यहाँ पे कर दे रहे हैं ना, जिससे कि अपन कंफ्यूज नहीं हो। तो करंट रेशियो भी ले लिया, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी आ गया, स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी यूज कर लिया, नेट वर्किंग कैपिटल भी यूज कर ली, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो भी यूज कर लिया, फिक्स एसेट भी यूज कर ली, ओपनिंग स्टॉक भी अपन ने यहाँ पे यूज कर लिया है ना। अब अपन निकालना है फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो। तो फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो तो बहुत सिंपल है, क्या है इसका टर्नओवर अपॉन फिक्स एसेट, ये तो दोनों पता है अपन को। टर्नओवर तो अभी कैलकुलेट किया अपन ने, कितना है टर्नओवर है 56,25,000 56,25,000 और फिक्स एसेट कितना है, फिक्स एसेट तो अपन को यहाँ पे देख ही रखा है, फिक्स एसेट कितना है 15 लाख डिवाइड हो जाएगा 15 लाख डिवाइड कर दीजिए 56,25,000 इतना ही है ना। हाँ ठीक है, इतना है 56,25,000 डिवाइड हो जाएगा 15 लाख, तो कितना आ रहा है 3.75 टाइम। ठीक है, अपना फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो कितना आ गया 3.75 टाइम्स। अब तो अपना यहाँ पे दो रेशियो कैलकुलेट कर लिया, अपना डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो जो ये वाला रेशियो है डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, मैं आपसे उम्मीद भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एकदम नया रेशियो है ये वाला, और मॉड्यूल में इसके मतलब स्टडी मेट में आपको इसके बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं देख रखे। ठीक है, इसमें आपको यहाँ पे पूछा गया है कि डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो आपको बताना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे, आराम से करेंगे, ये भी अपन यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपको देखते चलना है, मैं आपको पूरा यहाँ पे करा दे रहा हूँ है ना। तो तीसरा क्या करेंगे अपन, बस आप देखते जाना, जब एग्जाम करने जाओ ना तो एक बार देखते जाना क्या है डेप्थ सर्विस कवरेज रेशियो, क्योंकि अगर आरटीपी में है तो अपन से क्या होगा कि एग्जाम में भी वो पूछ सकते हैं। डेप्थ सर्विस कवरेज रेशियो क्या होता है, डेप्थ सर्विस कवरेज रेशियो, तो देखिए मैंने आपको पढ़ाया था जब अपन क्या कर रहे थे, जब अपन ने रेशियो एनालिसिस करा था यहाँ पे। देखिए जब अपन ने इसका इंट्रोडक्शन वाला वीडियो पढ़ा था रेशियो एनालिसिस का, जब मैंने आपको बताया था, देखिए बता दे रहा हूँ एक बार। देखिए ये रहा है ना, ये रहा डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो है ना। जब अपन ने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो पढ़ा था, जब अपन ने इसको पढ़ा था, तो क्या होता है अर्निंग अवेलेबल फॉर डेब्ट सर्विस डिवाइड बाय इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट, मतलब अपन ने आई के नाम से इसको पढ़ा था। डिवाइड बाय किससे करते हैं, मतलब इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट, मतलब आई से इसको डिवाइड करते हैं, और
क्या रहता है इसको, अर्निंग अवेलेबल फॉर डेब्ट सर्विस को किससे डिवाइड करते हैं, आई प्लस आई से, है ना। यहाँ पे अर्निंग अवेलेबल फॉर डेब्ट सर्विस का क्या मतलब रहता है, दो मतलब रहते हैं। या तो आप यूज कर सकते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब इन्फॉर्मेशन के साथ अपन को यहाँ पे यूज करना है। अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपन को दिया हुआ है तो अपन में उसको क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऐड कर देंगे प्लस डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे, और कोई अदर एडजस्टमेंट है जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट तो वो भी अपन को यहाँ प्लस करके क्या आ जाएगा, अर्निंग अवेलेबल फॉर डेब्ट सर्विस यहाँ पे आ जाएगा। अगर और इन्फॉर्मेशन अगर कुछ दी हुई है जैसे कि ईवीआईटी दे के रखा है तो उसमें अपन क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे, तो यहाँ से अपना आ जाएगा अर्निंग अवेलेबल फॉर डेब्ट सर्विस। तो अपने केस में क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने अपने आगे कुछ नहीं है, सब अपना पूरा अपना यहाँ पे स्टडी मेट में दे के रखा है, मैं आपको बता भी दे रहा हूँ यहाँ पे। देखिए देखिए डेप्ट आप देख सकते हैं पेज नंबर 3.11 है। देखो उन्होंने बोल के रखा है ये वाला फॉर्मूला। देखिए ये वाला फॉर्मूला इन्होंने बोल के रखा है डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो का, कि डेब्ट सर्विस रेशियो कवरेज रेशियो क्या होता है, अर्निंग अवेलेबल फॉर डेब्ट सर्विस डिवाइड बाय आई प्लस आई। अब इन्होंने बोल के रखा है कि इसका क्या मतलब, अर्निंग अवेलेबल फॉर डेब्ट सर्विस का नेट प्रॉफिट प्लस नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लाइक, मतलब जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, अमोर्टाइजेशन हो गया, प्लस क्या करना है अपन को, इंटरेस्ट करना है, और अदर एडजस्टमेंट लाइक लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक मिनट, ये है ना, क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ईवीआईटी प्लस नॉन नॉन कैश एक्सपेंसेस डेप्रिसिएशन, तो अपना यहाँ से क्या आ जाएगा, अर्निंग अवेलेबल फॉर डेब्ट सर्विस आ जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका, अर्निंग अवेलेबल फॉर डेब्ट सर्विस डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, आई प्लस आई, मतलब इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट, है ना। तो अब देखिए अर्निंग अवेलेबल फॉर डेब्ट सर्विस अपन को क्या लेना है, तो देखिए वो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अपन को लेना पड़ेगा। देखिए एक चीज यहाँ पे दे के रखी थी, एक मिनट, ये वाली है ना। देखिए अपन को एक चीज दे के रखी थी यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। देखिए अपन को रिटर्न ऑन टोटल एसेट दे के रखा है प्री टैक्स वाला, है ना। तो रिटर्न ऑन टोटल असेट क्या होता है, ईवीआईटी अपॉन टोटल असेट, मतलब अपन को यहाँ से ईवीआईटी पर निकाल सकते हैं, तो अपन ईवीआईटी वाली इन्फॉर्मेशन का यहाँ पे यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ईवीआईटी प्लस डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय आई प्लस आई, क्योंकि यहाँ पे अपन को सारी चीजें देख रखी है अपन को। यहाँ से अपन क्या निकाल लेंगे, यहाँ से अपन निकाल लेंगे अपना ईवीआईटी, और डेप्रिसिएशन भी अपन को यहाँ पे दे के रखा है ना। और देखिए यहाँ पे अपन को क्या इंटरेस्ट 9% दे के रखा है, तो इंटरेस्ट भी निकाल लेंगे, और अपन को फ्यूचर इंस्टॉलमेंट भी दे के रखे 2 लाख रुपीज। तो इन्फॉर्मेशन क्या क्या दे के रखी है, अपन को डेप्रिसिएशन दे के रखा है कितना, डेप्रिसिएशन दे के रखा है 50,000, कैलकुलेट करना है, डेप्रिसिएशन 50,000 ऑलरेडी गिवन है। और अपन को इंस्टॉलमेंट कितनी दे के रखी है, इंस्टॉलमेंट अपन को दे के रखी है यहाँ पे 2 लाख रुपीज, तो वो भी अपन यहाँ पे लिख देंगे। तो 2 लाख रुपीज अपन को क्या कैलकुलेट करना है, ईवीआईटी कैलकुलेट करना है, और एक अपन को यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो अपन वो कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो वर्किंग नोट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। वर्किंग नोट नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ ईवीआईटी। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ था अपन को, रिटर्न ऑन टोटल असेट कितना देके रखा था, 15%। तो रिटर्न ऑन टोटल असेट कितना देके रखा था, 15%। तो क्या होता है रिटर्न ऑन टोटल असेट, ईवीआईटी प्री टैक्स का है ना ये, ईवीआईटी डिवाइड बाय टोटल असेट। तो ईवीआईटी हो जाएगा यहाँ पे, टोटल एसेट तो अपन कैलकुलेट कर ही चुके हैं, इसका क्या मतलब होता है, करंट असेट प्लस फिक्स असेट, तो अपन को दोनों ही पता है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे अपन ने यूज किया था ना, देखिए करंट एसेट कितना है, 7,50,000, फिक्स एसेट अपना यहाँ पे 15 लाख है। तो यहाँ पे 15% ईवीआईटी, यहाँ पे टोटल भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 7,50,000 है, और यहाँ पे 15 लाख है, तो ईवीआईटी कितना हो जाएगा, अब इंटू हो जाएगा डायरेक्ट, 7,50,000 प्लस 15 लाख इंटू कितना हो जाएगा, इंटू 15
परसेंट। तो कितना आ रहा है 3,75,000 सॉरी 3,87,500 के अपना यहाँ पे ईवीआईटी आ गया। तो अपन क्या करेंगे ईवीआईटी यहाँ पे पुट कर देंगे 3,87,500। तो अपना यहाँ पे ईवीआईटी भी आ गया, डेप्रिसिएशन भी अपन को दिया हुआ था, इंस्टॉलमेंट भी आ गया। अपन को क्या चाहिए, अपन को सिर्फ इंटरेस्ट यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा यहाँ पे देखिए। देखिए इंटरेस्ट का अपन को क्या देके रखा है, इंटरेस्ट ऑन डेप्ट देके रखे अपना कितना 9%। तो अपन को इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, डेप्ट चाहिए है ना। मतलब अपन को थोड़ा ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा कि डेप्ट कैसे निकल सकती है। तो देखिए एक चीज उन्होंने यहाँ पे देके रखी थी, लोन फंड टू ओन फंड रेशियो है ना। मतलब यहाँ से लोन फंड की बात कर रहा है, मतलब यहाँ पे अल्टीमेटली कुछ डेप्ट की बात कर रहा है, मतलब यहाँ से अपन को कुछ यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, तो आइए अपन यहाँ पे करके देखते हैं। नंबर हो जाएगा यहाँ पे 5 कैलकुलेशन ऑफ डेट है ना। तो क्या देके रखा था, लोन फंड टू डेट देख रखा था, नहीं लोन फंड टू ओन फंड देख रखा था। तो लोन फंड टू ओन फंड रेशियो, लोन फंड टू ओन फंड रेशियो। अब इसका क्या होता है, इसका फॉर्मूला इसका होता है डेट अपॉन शेयर होल्डर फंड है ना। वैसे इसको अपन यहाँ पे बोल सकते हैं इक्विटी भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि एक लौता फॉर्मूला यहाँ पे सिर्फ जहाँ पे इक्विटी का मतलब इक्विटी नहीं होता है, इसमें इक्विटी का मतलब क्या होता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में क्या होता है अपना, शेयर होल्डर फंड में अपना इक्विटी रहती है, रिजर्व एंड सरप्लस रहता है, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल रहती है। ठीक है, जैसे कि देखिए अपन यहाँ पे पढ़ा था इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये पढ़ा था अपन है ना। देखिए कि जो अपना इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस रहता है उसको क्या बोलते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर फंड बोलते हैं। और जो अपना तीनों तीनों को मिला के बनता है उसको क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर फंड बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं, या फिर इसको प्रोप्राइटरी फंड यहाँ पे अपन बोलते हैं। और अगर इसको लॉन्ग टर्म बोरिंग और मिला दे तो इन चारों को अपन कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। लेकिन अपन को अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड का क्या मतलब है, इक्विटी शेयर कैपिटल, ये तीनों है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल है ना। तो यहाँ पे कितना देके रखा था ये वाला, ये देके रखा था अपन को 1:1/3 हो जाएगा यहाँ पे। अब डेप्ट है ना, डेप्ट अपॉन शेयर होल्डर फंड। अब देखिए अपन अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से निकालना ये चीजें पड़ेंगी। देखिए अपन को लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे अजम्पशन लेना पड़ेगा, क्योंकि मतलब ये थोड़ी हिडन इन्फॉर्मेशन है कि मतलब डेप्ट और शेयर होल्डर फंड अपन और कहीं से मतलब यहाँ पे डेप्ट और कहीं से कुछ नहीं निकाल सकते। ठीक है, इसलिए अपन वो अजम्पशन यहाँ पे लेके चलना पड़ेगा। कौन सा अजम्पशन लेके चलना पड़ेगा कि जो अपना लाइबिलिटी इक्वल टू रहती है, एक मिनट, तो अपनी लाइबिलिटी रहती है इक्वल टू क्या रहती है, एसेट। यहाँ पे लिखना टोटल, टोटल लाइबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, टोटल एसेट है ना। तो देखिए लाइबिलिटी में क्या क्या आता है अपना, लाइबिलिटी में आता है अपना शेयर होल्डर फंड प्लस यहाँ पे आता है अपना डेट प्लस आता है अपनी करंट लाइबिलिटी। और टोटल एसेट में क्या आता है अपना करंट एसेट प्लस फिक्स एसेट है ना। तो शेयर होल्डर फंड तो अपन ने यहाँ पे इससे ही निकाल लिया। शेयर होल्डर फंड कितना हो जाएगा यहाँ से, शेयर होल्डर फंड इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 3 डेप्ट है ना। तो शेयर होल्डर फंड तो अपन को पता है क्या है, डेप्ट है प्लस डेप्ट तो अपना है प्लस करंट लायबिलिटी कितना कैलकुलेट किया था 2,50,000 अपन ने फर्स्ट वाली वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया था। करंट एसेट कितना था 7,50,000 और फिक्स एसेट कितना था 15 लाख। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 डेप्ट, 3 डेप्ट प्लस 1 डेप्ट हो जाएगा 4 डेप्ट प्लस यहाँ पे 2,50,000 उस साइड चला जाएगा अपना डायरेक्ट है ना। तो 7,50,000 प्लस 15 लाख माइनस 2,50,000 के यहाँ से अपना डेप्ट निकल के आ जाएगा। कितना हो रहा है 7,50,000 प्लस 15 लाख माइनस 2,50,000, तो अपना हो रहा है यहाँ पे 20 लाख। डेप्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेप्ट इक्वल टू हो जाएगा 5 लाख है ना। तो यहाँ से अपन ने क्या डेप्ट यहाँ पे निकाल दिया। तो चूंकि अपना इंटरेस्ट कितना आ जाएगा यहाँ से, चूंकि डेप्ट अपनी कितनी है, डेप्ट अपनी 15 लाख है और इंटरेस्ट अपन को कितना दे के रखा है, इंटरेस्ट दे के रखा है अपन को यहाँ पे 9
परसेंट। तो कितना हो जाएगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इस पर हो जाएगा डेप्ट इंटू इंटरेस्ट परसेंटेज, है ना। डेप्ट अपना 15 लाख और इंटरेस्ट हमको 9% दे के रखा है, तो 15 लाख इंटू 9%, 15 लाख, सॉरी 15 लाख नहीं है 5 लाख है ना, 5 लाख इंटू 9%, तो कितना आ रहा है पूरा 45,000। यहाँ पर लिख देंगे 45,000। तो अपना क्या आ जाएगा यहाँ से अपन का निकल के आ जाएगा, देखिए यहाँ से अपन का निकल के आ जाएगा डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। करिए तो यहाँ पे हो जाएगा 3,37,500 प्लस 50,000, यहाँ पे हो जाएगा अपना 3,87,500, यहाँ पे हो जाएगा 2,45,000। तो 3,87,500 डिवाइड बाई 2,45,000, तो कितना आ रहा है 1.58 यहाँ पे आ रहा है ना। एक बार मिला लें डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, हम्म, 1.58 टाइम्स है ना, इतना आ गया। तो अपन ने कितनी चीजें कैलकुलेट कर ली, अपन ने यहाँ पे 3 चीजें कैलकुलेट कर ली। अपन क्या करते हैं यहाँ पे ईपीएस भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ईपीएस कैसे कैलकुलेट होगा, तो ईपीएस के लिए अपन ने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे निकाल ली है। क्या क्या ईवीआईटी अपने पास है, इंटरेस्ट अपने पास है, टैक्स अपने पास है, प्रेफरेंस डिविडेंड अपने पास है, इक्विटी शेयर होल्डर अपने पास है। तो यहाँ से अपना अर्निंग पर शेयर भी आसानी से निकल के आ जाएगा, है ना। तो चौथा क्या हो जाएगा, हो जाएगा अपना ईपीएस। तो ईपीएस कैसे निकलता है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय इक्विटी शेयर, है ना। तो वर्किंग नोट नंबर कौन सा बनाएंगे, 6 बनाएंगे, वर्किंग नोट नंबर 6। इसमें कैलकुलेशन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर इक्विटी अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो अपन को यहाँ पे ईवीआईटी कितना आया था, यहाँ अपन ने कैलकुलेट किया था 3,87,500। इसमें अपन इंटरेस्ट माइनस करेंगे, तो इंटरेस्ट अपन ने कितना निकाला, ये अपन ने निकाला था 5 लाख पे 9%, तो कितना आ गया था 45,000। और माइनस कर देंगे, अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगा, तो 3,37,500 माइनस 45,000, तो कितना आ रहा है 2,92,500। इसमें से क्या करेंगे, टैक्स माइनस कर देंगे। टैक्स कितना है अपना, टैक्स दे के रखा था अपन को 25%, 25% माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 25%, तो 73,125 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स माइनस करिए तो कितना आ रहा है 2,19,375। इसमें से क्या करेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर देंगे। तो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है अपना, यहाँ पर अपन को प्रेफरेंस शेयर दे के रखे थे कितने, 25,000 के प्रेफरेंस शेयर दे के रखे थे, 10 का ईच था, तो 2,50,000 पे अपना 12%, 2,50,000 पे अपना 12%, तो कितना आ जाएगा 2,50,000 12%, तो यहाँ पे अपना 30,000 हो गया। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो आ जाएगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, है ना। तो 2,19,375 माइनस 30,000, तो कितना आ रहा है 189,375, पुट कर देंगे यार अपना 189,375। और इक्विटी शेयर कितने हैं अपने, इक्विटी शेयर है अपने यहाँ पे, इक्विटी शेयर है अपने देख 75,000 इक्विटी शेयर है, तो डिवाइड कर देंगे 75,000 से, 75,000 तो करिए 189,375 डिवाइड बाई 75,000, तो कितना आ रहा है 2.525 अपना ईपीएस यहाँ पे आ गया। अब 5वें नंबर पर अपन क्या निकालना है, 5वें नंबर पर अपन को निकालना है पी रेशियो। तो पी रेशियो तो बिल्कुल आसान है, यहीं पे निकाल देते हैं। 5 नंबर पे अपना है पी रेशियो। पी रेशियो कैसे निकलता है, एमपीएस अपॉन ईपीएस। तो पी रेशियो कितना देके रखा है अपन को, पी रेशियो अपन को देके रखा है यहाँ पे, मतलब अपन को एमपीएस देके रखा है ना, एमपीएस 20 देके रखा है, और डेप्रिशिएशन
तो यहाँ से अपन पी रेशियो निकाल सकते हैं ना, क्योंकि पी रेशियो अपन को कहीं पे भी नहीं दे के रखा है। एमपीएस, ठीक है, और कुछ भी कहीं मतलब पी रेशियो निकालना, सॉरी पी रेशियो तो निकालना कंफ्यूज हो गया थोड़ा। तो देखिए एमपीएस कितना है, एमपीएस में 20 दे के रखा है, ईपीएस अपन ने अभी निकाला 2.5 to 5, तो 20 डिवाइड बाई 2.5 to 5, तो कितना आ गया यहाँ से 79। तो यहाँ से अपना पी रेशियो आ गया। एक बार मिला लेते हैं अपन। यहाँ पे 7.9 में अपना कितना है 7.92, मतलब अप्रॉक्स सेम ही आ रहा है यहाँ पे। मैंने 2.53 से यहाँ पे करा, अपन ने पूरी से यहाँ पे किया था, है ना। एक रेशियो 2.23 आया था, फिक्स ये अपना 3.75 आ रहा है, ठीक है। तो हो गया, मतलब अपन ने पूरा क्वेश्चन अच्छे से यहाँ पे किया, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 4 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा टाइम लगा यहाँ पे, लेकिन अपन ने समझ के एक स्टेप वाइज अपन ने यहाँ पे करा, जिससे कि पूरा समझ में आएगा।